लेक्चर के अंदर आज हमारा दूसरा लेक्चर है पाईटार्च के कॉन्टेक्स्ट में। तो पाईटार्च लाइब्रेरी के कॉन्टेक्स्ट में हम लास्ट टाइम बातें कर रहे थे और लास्ट ही मैंने डिस्कस किया था टेंसर क्या है। ठीक है, तो टेंसर को हमने डिटेल से देखा था कि पाईटार्च लाइब्रेरी के अंदर टेंसर की क्या अहमियत है। तो उस हवाले से हमने टेंसर को डिस्कस किया और टेंसर पे डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस को हमने डिस्कस किया। ठीक है, और एट द एंड जो था वो हमने कंप्यूटेशनल ग्राफ बनाया था एक, और कंप्यूटेशनल ग्राफ के साथ हमने एक छोटा सा बाइनरी क्लासिफिकेशन का कोड लिख दिया था और ये दिखाया था आपको वहाँ पे बेसिकली कि फॉरवर्ड पास को इम्प्लीमेंट हमने करना है तो आपने किस तरह सा कोड लिखना है। ठीक है, तो पाईटार्च का कोड कैसे होगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो चीज़ मैंने लास्ट ही आपको बताई थी वो ये बताई थी कंप्यूटेशनल ग्राफ के कॉन्टेक्स्ट में कि आपको बैकवर्ड पास लिखने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने कुछ चीज़ें, फिर मैंने आपको ये बताया था कि चले जी ये दो बातें हो गई, टेंसर को भी हमने डिस्कस कर लिया, हमने ये भी देख लिया कि किस तरह से हम एक कंप्यूटेशनल ग्राफ बनाते हैं और उस कंप्यूटेशनल ग्राफ से किस तरह से एक फॉरवर्ड जो पास है या फॉरवर्ड प्रोपेगेशन है उसकी जो कंप्यूटेशन है वो हम कैसे करते हैं। ठीक है, और एट द सेम टाइम बैकवर्ड प्रोपेगेशन करने की ज़रूरत नहीं। ये सारी चीज़ें आपको बताया। उसके बाद फिर मैंने आपको एक नेटवर्क दिखाया था और आज अगेन उसी बात को हम आगे लेके जाएंगे कि जिसमें अंदर बेसिकली मैंने आपको ये बताया था कि अब हम पूरा एक ट्रेनिंग प्रोसीजर जो है ना वो देखेंगे कि किस तरह से एक पाईटार्च के अंदर पाईटार्च लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए किस तरह से आप किसी मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं। तो उसके अंदर क्या क्या स्टेप्स आएंगे तो उस हवाले से हमने लास्ट की बातें कर रहे थे। ठीक है, तो लास्ट में मैंने कुछ नेटवर्क भी एक शो किया था। आज हम एग्जैक्ट नेटवर्क बनाएंगे जिसके अंदर बेसिकली मैं आपको शो करूंगा कि एक फुल्ली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क, मतलब न्यूरल नेटवर्क जिसके अंदर डेंस लेयर्स हैं या जिसके अंदर लीनियर लेयर हैं, अगर हम 2 लेयर का नेटवर्क बनाते हैं और उसे यूज़ करते हैं फॉर मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन तो वो नेटवर्क कैसे होगा और उसे हम पाईटार्च के अंदर कैसे बनाएंगे, एक चीज़। और दूसरा हम ये देखेंगे कि पाईटार्च के अंदर हम किस तरह से डाटा जो है लोड करते हैं। डाटा के 2 तरह की किस्में होंगी, एक डाटा ऐसा जो एग्जिस्टिंग अवेलेबल होगा पाईटार्च के अंदर, बेतहाशा डाटा सेट अवेलेबल्स हैं हमारी पाईटार्च लाइब्रेरी या इस तरह की और लाइब्रेरीज के अंदर भी। तो एक आज के लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह ये देखेंगे कि एमएनएस डाटा सेट जो कि अवेलेबल है, आप जस्ट एक स्टेटमेंट लिखेंगे, एक जस्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो डाटा जो है डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो एक वो मामला कि कैसे डाटा लोड होगा। ठीक है, और उसके बाद हम उस डाटा पे किस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह उसको हम देखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन से मुराद ये है कि फॉर इंस्टेंस डाटा जो लोड होता है, ये लास्ट भी मैंने आपको बता रहा था, वो हमेशा नमपाई अरे की फॉर्म के अंदर होता है। तो हम ज़रूरी है कि अगर हम ट्रेनिंग कराना चाह रहे हैं बाय यूजिंग द पाईटार्च लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी पाईटार्च की लाइब्रेरी कहती है डाटा जो है ना आपके पास, और जीपीयू को आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो डाटा जो है टेंसर फॉर्म के अंदर होना चाहिए। तो डाटा को कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे टेंसर फॉर्म के अंदर, और उसके बाद मजीद और तरह की ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने की भी ज़रूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल डाटा को आपने टेंसर के अंदर ट्रांसफॉर्म भी कर लिया है, अब उसकी ज़रूरत है नॉर्मलाइज करने की। तो नॉर्मलाइजेशन कैसे अप्लाई करते हैं, दिस इज अनदर ट्रांसफॉर्मेशन, इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। और उसके बाद डाटा लोड कर लिया है, डाटा किसी एक्सटर्नल सोर्स से एक्सट्रैक्ट कर लिया है, डाउनलोड कर लिया है, उसके बाद उसे ट्रांसफॉर्म, उस पर कोई ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर ली है, और उसके बाद फिर अब हमने उसे ऐसा बनाना है कि अब जब भी, मतलब मैं ऐसा एक ऑब्जेक्ट बनाऊं कि जब जब मैं उस ऑब्जेक्ट को कॉल करूं तो वो मुझे बैचेस की फॉर्म के अंदर डाटा लोड दे। मतलब क्या, लोडिंग का प्रोसेस, कि मैं जब भी उस ऑब्जेक्ट को कॉल करूं तो वो मुझे बैचेस के फॉर्म के अंदर जो है डाटा मेरे प्रोग्राम को दे, ताकि हम उस डाटा को यूज़ करते हुए नेटवर्क को दें जिससे फॉरवर्ड प्रोसेस हो, जिसके बाद हम जो है लॉस कंप्यूट करें, और उसके बाद फिर है लॉस कंप्यूट करने के बाद ग्रेडियंट कंप्यूट करें और वेट्स को अपडेट करें। तो ये सारा मैकेनिज्म बाय यूजिंग पाईटार्च लाइब्रेरी कैसा होगा इंशाल्लाह ये सारा कुछ मैंने आपको शो करना। ठीक है, तो अभी तक मैंने क्या बातें की हैं कि डाटा लोडिंग वाला मामला, नेटवर्क कैसे बनाना है, डाटा लोडिंग कैसे करवानी है, मतलब डाटा के हवाले से डाटा मैनिपुलेशन, जिसके अंदर डाटा को डाउनलोड करना, अगर किसी एक्सटर्नल रिसोर्सेज या पाईटार्च के किसी डाटा सेट को आप यूज़ कर रहे हैं तो वो डाटा कैसे डाउनलोड होगा, उसकी क्या स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी आपको, किस तरह से डाटा को ट्रांसफॉर्म करेंगे, ये बातें इंशाल्लाह आपको बताई जाएंगी। इस तरह से डाटा को कैसे आप ऑब्जेक्ट्स बना के, मतलब से कैसे आप बैचेस की फॉर्म के अंदर अपने प्रोग्राम के अंदर लेके आएंगे, ये वाली बातें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।
और उसके बाद फिर ट्रेनिंग की लूप कैसे पूरी होगी उसकी बातें हम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर बेसिकली लिखी हुई हैं, यही ट्रेनिंग प्रोसीजर बेसिकली क्या होगा, ठीक है। अच्छा ज़रा जस्ट अ मिनट, इसे थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसे बंद कर दूँ हाँ। अच्छा, ये सारी डिस्कशन करने से पहले ना मैं एक चीज़ हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, ये ना ज़रा प्लीज़ इस ग्राफ को एक दफ़ा ज़रूर देखिएगा। ये हमें आसानी प्रोवाइड करेगा किस हवाले से कि हम डिफरेंट तरह के जो पैकेजेस हैं डीप लर्निंग के, उनसे आगाही बेसिकली मैं चाह रहा हूँ एक बिग पिक्चर के एक बिग लेवल पे आपके पास ज़रूर हो, ठीक है ना, अब्स्ट्रैक्ट लेवल पे ज़रूर रखो। तो अब्स्ट्रैक्ट लेवल पे उसके बारे में उस हायरार्की को बताने के लिए यहाँ मैंने एक तस्वीर ड्रा की है। अगर आप इस तस्वीर के अंदर देखें, ये बेसिकली बताए हैं पाइथन की डिफरेंट APIs हैं जिनको यूज़ करके आप डीप लर्निंग फ्रेमवर्क के साथ इंटरेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले टॉप लेवल पे एक सब पैकेज है, टॉप लेवल पे लाइब्रेरी है जिसका नाम है टार्च, और दूसरी है जिसका नाम है टॉर्च विजन, ठीक है। टॉप लेवल पे ये दो लाइब्रेरीज हैं। अब देखें जो टॉर्च VN पैकेज है ना, बड़ी तवज्जो से इस बात को प्लीज सुनिएगा। टॉर्च VN, इसका क्या मतलब है, जितने भी कंप्यूटर VN रिलेटेड टास्क है ना, आप इसको साथ इस लाइब्रेरी को यूज़ करके आप परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब ये लाइब्रेरी आपको डिफरेंट तरह के डेटा सेट प्रोवाइड करेगी। वो डेटा सेट कैसे, फॉर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, फॉर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन प्रॉब्लम, फॉर सेगमेंटेशन प्रॉब्लम, वो इस लाइब्रेरी के अंदर अवेलेबल है। आप जस्ट उस क्लास का नाम लिखें, उस डेटा सेट का नाम लिखें। किस तरह से करके अभी मैं इंशाल्लाह बताऊंगा आपको। जैसे मैंने यहाँ लिखा डेटा सेट डॉट MNS, तो ऑटोमेटिकली जो आपके प्रोग्राम को MNS डेटा सेट अवेलेबल होगा आफ्टर डाउनलोडिंग, ठीक है। इसी तरह से इस पैकेज के अंदर आपको बड़े सारे मॉडल अवेलेबल हैं क्लासिफिकेशन जो प्री ट्रेंड है, ठीक है। जैसे इंशाल्लाह हम थोड़े दिनों बाद कुछ मॉडल्स की बात करेंगे, जैसे रेजोनेट का नाम शायद आपने सुना हो, VGG 16 के नाम से एक मॉडल है, योलो का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। तो वो मॉडल काफ़ी सारे पहले से ट्रेंड हैं, तो उन मॉडल्स को, उन प्री ट्रेंड मॉडल को यूज़ करके भी आप क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, सेगमेंटेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से एक इसी के अंदर एक और सब पैकेज है जिसका नाम है ट्रांसफॉर्म। आप देखेंगे इस वाले पैकेज को यूज़ करके हम इसके डिफरेंट फंक्शंस को यूज़ करके हम जो है अपने डाटा के ऊपर डिफरेंट तरह की ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं भी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि आपने डाटा सेट डाउनलोड किया, आपने कहा मैंने MNS डाटा सेट को यूज़ करना है फॉर क्लासिफिकेशन। पर आज क्लास के अंदर चूँकि हम मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन की बात करना चाह रहे हैं, तो हम इस डाटा सेट को यूज़ करेंगे। आप ये चाहते हैं कि इस डाटा सेट को मैं यूज़ करूँ, लेकिन जैसे ही ये डाटा सेट डाउनलोड होगा, जैसे मैं स्टार्ट में बता रहा था, वो NumPy फॉर्म के अंदर होगा, ठीक है। तो अब हम चाह रहे हैं उसकी जो डाटा टाइप है वो टेंसर हो, ना कि NumPy अरे हो। तो फिर आपको क्या ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत होगी। तो अगेन हम देखेंगे कैसे हम ट्रांसफॉर्म के फंक्शन, डिफरेंट फंक्शन को यूज़ करके ना हम कैसे डाटा को NumPy अरे से टेंसर के फॉर्म के अंदर जो है वो जो है ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। अच्छा, ना सिर्फ ये ट्रांसफॉर्म आपको और बड़े सारे फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है जिनको यूज़ करके आप अपने डाटा को नॉर्मलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो मैं अभी टेंसर के अंदर कन्वर्जन करने वाला मामला और जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ नॉर्मलाइजेशन वाला मामला, ये इंशाल्लाह भी आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। ये बात समझ आ गई। तो ये बुनियादी वो पैकेजेस हैं जो आज इंशाल्लाह हम इन्हें यूज़ भी करेंगे और इनसे आगाही आपको होना ज़रूरी है, ठीक है। इसी तरह से पाईटार्च का दूसरी ब्रांच के अंदर यहाँ पे मैंने अगेन मेन लाइब्रेरी यहाँ पे शो कर दी है, पैकेज शो कर, जिसका नाम टार्च है। इसके सब पैकेजेस हैं, जैसे NN है। NN के अंदर बड़े सारी ऐसी चीज़ें, ऐसे फंक्शन, ऐसी क्लासेस आपको अवेलेबल होंगी जिनको यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं। पहली बात, ये तो शायद लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, NN डॉट मॉड्यूल, बता सकते हैं ये क्या कर रहा था जी, NN डॉट मॉड्यूल। इसको, इस क्लास को अगर हम एक्सटेंड करें तो क्या कर सकते हैं हम, शाबाश, अपना मॉडल बना सकते हैं, ठीक है। जैसे ये लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था कि आपका कोई मॉडल है तो आप अपना नया मॉडल को बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर NN के अंदर नए मॉड्यूल, और ना सिर्फ ये नई क्लास बना सकते हैं, नया
नेटवर्क बना सकते हैं आप इसके साथ, बल्कि इस नेटवर्क के अंदर जो डिफरेंट लेयर्स है ना वो भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे एन डॉट लास्टली आप देख रहे थे, एन डॉट लीनियर, याद है, एन डॉट कॉन, ठीक है। डिफरेंट तरह की लेयर्स भी आपको अवेलेबल हैं जिनको आप अपने नेटवर्क के अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो मैं एन के कोड, इसी तरह से एन के साथ और क्या क्या कुछ हो सकता है मैं अभी थोड़ी देर तक आपको एक्चुअली कोड के अंदर दिखाऊंगा। अच्छा, इस तरह से ना एक सब पैकेज जिसका नाम है फंक्शनल, ठीक है। आई थिंक ये कैपिटल है, ये मेक श्योर कर लेते हैं अभी, ठीक है। फंक्शनल, बड़ी तवज्जो से प्लीज, ये इसके अंदर ऐसी लेयर्स हैं, ऐसे फंक्शन है जैसे लीनियर की मैंने बात की, ठीक है, जिसको आप 2 पैरामीटर पास करते हैं, इनपुट कितना नंबर ऑफ न्यूरॉन्स हैं और आउटपुट नंबर ऑफ न्यूरॉन्स कितने, याद है ना, ये बात हमने लास्ट में की थी। तो ये यानी कि ये वाली जो लेयर है दिस इज अ लर्नेबल लेयर। मतलब क्या, इसके अंदर ये लेयर क्या कर रही है बेसिकली, बता सकते हैं, ठीक है ना, ये क्या कर रही है, डेंस लेयर जी, क्या कंप्यूट करती है, कंप्यूटेशन वाइज मैं पूछ रहा हूँ, न्यूरल नेटवर्क के अंदर कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ, कंप्यूटेशन क्या करते हैं हम न्यूरॉन के ऊपर या किसी लेयर के ऊपर, क्या कंप्यूटेशन होती है जी शाबाश, कोई भी न्यूरॉन है उस पर क्या कंप्यूटेशन होती है, फॉरवर्ड पास के दौरान क्या होती है, जी कंप्यूट होता है, जी इज इक्वल टू डब्ल्यू, ये परफॉर्म कर रही है, ठीक है। इसे आप एक्स देंगे तो ये मतलब यहाँ तो आप न्यूरॉन बताए ना कितने, यहाँ बताएंगे आप इनपुट न्यूरॉन्स, यहाँ बताएंगे आउटपुट न्यूरॉन्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आज हम इस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, क्या, कौन सा नेटवर्क बनाएंगे जिसके अंदर ना 2 लेयर्स हैं। प्लीज़ बड़ी तवज्जो से देखिएगा, मैं इसको एमनेस डाटा सेट जो है वो उसके डिफरेंट बैचेस सेंड करूंगा। पहली लेयर पे मैं 50 न्यूरॉन्स रखूंगा और दूसरी लेयर पे मैं रखूंगा 10 क्यों रख रहा हूं, एमनेस डाटा सेट के नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है, 10। एमनेस डाटा सेट याद है ना, डिजिट है जिसके ऊपर डिजिट लिखे हुए हैं, 0 से लेके 9 तक डिफरेंट डिजिट्स हैं लिखे हुए, डिफरेंट ओरिएंटेशन वाले इमेजेस हैं, डिफरेंट नॉइसेस वाले इमेजेस हैं, ठीक है। तो ये मैं डिफरेंट इमेजेस सेंड करूंगा, उनके बैचेस सेंड करूंगा, तो अल्टीमेटली मैं क्या चाह रहा हूँ, आउटपुट क्या है, मेरे पास 10 वैल्यूज हैं, मतलब पहला इंडेक्स है वो मुझे बताया 0 के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, दूसरा मुझे 1 के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी बताया, ठीक है, याद, यानी कि आउटपुट ये मेरे न्यूरॉन्स होंगे और आखिर पे मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, एक्टिवेशन कौन सी होगी, सॉफ्टमैक्स, शाबाश, ठीक है, तो सॉफ्टमैक्स को हम यूज़ करेंगे। अच्छा, अब ये मैं बात कर रहा हूँ कि इसके अंदर ये वाली जो लेयर है, इसके अंदर आपने ये फिक्स कर दिया इनपुट कितनी है और आउटपुट कितनी है, और ये बेसिकली क्या कर रही है, जी कंप्यूट कर रही है, जी कंप्यूट तो ये करके दे रही है। इसके बाद हमने क्या करना है, एक्टिवेशन, वो फॉरवर्ड फंक्शन के अंदर हम अप्लाई करेंगे, कैसे करके दिया आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है, ये बात समझ आ रही है। तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे फंक्शनल की। फंक्शनल क्या है, बेसिकली आप फंक्शनल को यूज़ करके आप डिफरेंट तरह की एक्टिवेशन, जैसे रिलू है, ठीक है, मैं अभी इसके रिलू को आप ये जो भी आपने कंप्यूटेशन की होगी, या फॉर एग्जांपल ये वैल्यू एक्स के अंदर आई, इसे एक्स के इसको देंगे तो ये क्या कर देगी आपको, यानी कि एफ फंक्शनल के अंदर डिफरेंट तरह की एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो आपको अवेलेबल है, जो लर्नेबल नहीं है। देखे ना, एक्टिवेशन फंक्शन तो लर्नेबल नहीं है, ये तो जस्ट फार्मूलाज है, जस्ट 1 ओवर सिग्मॉइड के केस के अंदर 1 ओवर 1 प्लस ई की माइनस जी, ठीक है, एंड सो ऑन, डिफरेंट तरह फंक्शन है। तो जस्ट फंक्शनल के साथ ऐसे फंक्शनैलिटीज अवेलेबल हैं जो लर्नेबल नहीं है, एन के साथ ऐसी लेयर्स या ऐसे फंक्शन अटैच है जो लर्नेबल है। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर जो W है वो चीज़ें आए, ठीक है, पैरामीटर की बात यहाँ पे हो, ठीक है, ये बात समझ आ रही है। अच्छा जी, इसी तरह से अब दूसरे ऑप्टम जो हमारी लाइब्रेरी है, जो ऑप्टम जो पैकेज है, ये क्या करेगा, हमें डिफरेंट तरह की ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम जो है वो प्रोवाइड करेगा। जैसे स्टोकेस्टिक, मतलब आप लिखेंगे ऑप्टम डॉट, मतलब इसके साथ लिखेंगे डॉट एस स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, इसके साथ लिखेंगे आप एडम, ठीक है,
तो आप डिफरेंट तरह के जो ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम है उन्हें आप यूज़ कर सकते हैं, वो सारी यहाँ पे अवेलेबल है। इसी तरह से हाँ जी, यहाँ तक बात समझ आ गई। अच्छा जी, दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अब जरा तवज्जो से, अब डाटा के साथ बिलोंग करने वाली कुछ चीज़ें डिस्कस करें, और जो मैंने असाइनमेंट आपको दी है उसको टेक्स्ट में अब बात होने लगी, ठीक है। वो क्या है, यहाँ पे util डॉट torch डॉट util डॉट डाटा के अंदर एक दो तरह की क्लासेस हैं, एक का नाम है डाटा लोडर और दूसरी का नाम क्या है, डाटा सेट। बड़ी तवज्जो से प्लीज़ आपने बात सुनी। हमारे इस वाले केस के अंदर, मतलब जहाँ पे मैंने एमएनएस डाटा सेट की बात करूँ, ये डाटा लोडर बेसिकली क्या करेगा। देखिए जी, अभी मैंने बताया कि डाटा सेट मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो जैसे ही मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो जो डाटा है वो डाउनलोड हो जाएगा। कहाँ से, जो यूआरएल इस क्लास के अंदर मेंशन है, मैं भी आपको क्लास भी शो करता हूँ थोड़ी देर तक, एमएनएस डाटा सेट का मैं कोड आपको दिखाता हूँ जिसके अंदर स्पेसिफाई किया है कि इस यूआरएल से डाटा डाउनलोड हो। यहाँ पे आपका एमएनएस डाटा सेट का ट्रेनिंग डाटा सेट भी पड़ा है, यहाँ पे टेस्टिंग डाटा सेट भी पड़ा है, ठीक है। अच्छा, तो जैसे ही डाटा सेट डाउनलोड होगा उसके ऊपर हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, यानी कि क्या, तीन स्टेप हैं टोटल डाटा के रिलेटेड। पहला बात स्टेप क्या है, डाटा की एक्सट्रैक्शन, जस्ट लाइक डाउनलोडिंग फ्रॉम एक्सटर्नल रिसोर्स। दूसरा काम क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन का, जो बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्म जो पैकेज है इसको यूज़ करके, इसके डिफरेंट फंक्शनैलिटी को यूज़ करके जो है हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन मीन टेंसर के अंदर कन्वर्ट करना, ट्रांसफॉर्मेशन मीन डाटा को नॉर्मलाइज करना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद तीसरा स्टेप क्या है, बड़ी तवज्जो से इस बात को सुनना, यानी कि हमने डाटा को ट्रांसफॉर्म भी कर लिया है, डाउनलोड कर लिया, ट्रांसफॉर्म कर लिया है, नॉर्मलाइज कर लिया, फॉर इंस्टेंस टेंसर के अंदर। अब किस चीज़ की ज़रूरत है, अब हम अपने डाटा को बैचेस के अंदर डिवाइड कर, ठीक है। तो बैचेस के अंदर डिवाइड करने वाला काम कौन करेगा, हमारी ये वाली जो क्लास है जिसका नाम डाटा लोडर है, ये काम करेगा। कि हमारा पूरा ट्रेनिंग एग्जाम्पल है ना, असल एमएनएस डाटा सेट के कॉरस्पॉन्डिंग जो है ना, ये है 60,000 ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स आपको अवेलेबल हैं और 10,000 टेस्टिंग एग्जाम्पल अवेलेबल है। अब हम चाहते हैं 60,000 इतनी बड़ी मैट्रिक्स ना बनाएं, डिज़ाइन मैट्रिक्स हमारी क्या होनी चाहिए, जिसके अंदर छोटे छोटे बैचेज हों। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 64 जो बैचेज हैं, यानी कि एक वक्त के अंदर आप जो आपकी एक्स मैट्रिक्स है उसके अंदर आप 64 इमेजेस को आप सेंड करें, नेटवर्क को आप 64 इमेजेस सेंड करें, ठीक है। तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि डाटा को यानी कि आप स्प्लिट करने वाला मामला, कि डाटा जो है बैचेस के अंदर स्प्लिट हो जाए, तो वो काम डाटा लोडर की क्लास करेगी। वो कैसे करेंगी मैं अभी आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। ये बात समझ आ रही है, ठीक है। अच्छा, और अगली इंपॉर्टेंट बात, ये वाली क्लास जिसका नाम है डाटा सेट, अभी हमारे केस के अंदर हमें इसे इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब, ये वाली क्लास जो है ना, ये क्या करती है, ये क्लास ये करती है कि आपका जो डाटा है, मतलब उसमें से, देखिए मैं कहता हूँ 64, मैं जब इस डाटा लोडर क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल करूंगा ना, ठीक है, दीज आर कॉलेबल ऑब्जेक्ट्स, ये बात भी लास्टली बात भी की थी, आज दोबारा से मैं इसको करूंगा। यानी कि जैसे मैं डाटा लोडर के ऑब्जेक्ट को कॉल करूंगा, बिकॉज दे आर कॉलेबल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि उसके किसी फंक्शन को असल में कॉल करने वाली बात है, तो वो मुझे एक वक्त के अंदर एक बैच मुझे रिटर्न करके देगा, और उसके बाद फिर अगला बैच। ये बेसिकली अंडर द हुड काम कैसे हो रहा है, अंडर द हुड काम इस क्लास के ये फंक्शन हमें काम करके दे रहा है। ये हमें एक बैच कौन दे रहा है, ये फंक्शन दे रहा है जिसका नाम क्या है, गेट आइटम। बड़ी तवज्जो से प्लीज, ये बड़ी अहम बात है, ये आपकी असाइनमेंट के साथ जुड़ी हुई बात है कि आपने ये क्लास जो पहले से लिखी हुई है, अब आपने इसको एक्सटेंड करना है अपने काम के लिए। ये मैं बता रहा हूँ एमएनएस डाटा सेट के लिए इट्स परफेक्टली फाइन, ये सही काम करेगी। यानी कि जितने भी डाटा सेट अवेलेबल हैं उनके लिए ये डाटा सेट क्लास बेहतरीन काम करेगी। लेकिन आपके मतलब आप कह रहे हैं मैं कैट डिटेक्शन के लिए खुद से डाटा सेट बनाना चाह रहा हूँ, मैं कहूँ साइन डिटेक्शन जो आपको हमने असाइनमेंट दी है, उसके लिए ज़रूरी होगा कि आप इस वाली क्लास को एक्सटेंड करें और नई अपनी क्लास बनाएं। और करना आपने क्या है, बड़ी तवज्जो से इस बात को, इन दोनों फंक्शन को आपने इम्प्लीमेंट करना, ये है आपके काम। और इसकी एग्जांपल मैंने आपको शेयर की हुई है।
आज भी अभी मैं आपको एग्जांपल जो मैंने शेयर किया मैं आपको शो भी करता हूँ कि किस तरह से आपने इन फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन देनी है। ठीक है, ये मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ये जनाब बिग पिक्चर के अंदर ना इंट्रोडक्शन था जो हमारी पाईटार्च लाइब्रेरी है उसके डिफरेंट पैकेजेस का। कोई सवाल है तो कर लें, अदरवाइज दोबारा से मैं आपको ये वाला जो कोड है ना इसे इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। ठीक है जी, चलें जी एक्चुअल कोड पे। अब जी देखें जी, ये नेटवर्क है, ये हमारा डाटा सेट नंबर 1 जिसको हमें डाउनलोड करने की ज़रूरत है, जिसे हमें डाउनलोड करने की ज़रूरत है, जिसे हमें ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है, और ट्रांसफॉर्म करने के बाद उसे बैचेस के अंदर कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। ये सारा प्रोसेस कैसे होगा ये भी मैं आपको इंशाल्लाह दिखाता हूँ। उसके बाद हमें एक न्यूरल नेटवर्क बनाने की ज़रूरत है जो कि मैंने यहाँ बनाया हुआ है, जिसकी 2 लेयर हैं। फॉर एग्जांपल मैंने जस्ट एक सादा सा नेटवर्क बना के आपको शो किया। तो ये कैसे बनाएंगे हम? बाय यूजिंग डिफरेंट, मतलब जैसे ये वाली क्लास, ये वाला पैकेज, इसके डिफरेंट क्लासेस को मैं यूज़ करके कैसे मैं अपनी जो है नई क्लास बनाऊंगा, और जिसके अंदर बेसिकली मैं नई क्लास जो है इससे एक्सटेंड करूंगा, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। और उसके बाद बाय यूजिंग, मतलब इसको यूज़ करके हम लेयर्स बनाएंगे, इसको यूज़ करके हम डिफरेंट तरह की एक्टिवेशन फंक्शन को कॉल करेंगे, इसको यूज़ करके हम एडम वाले जो ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम है उसे हम यूज़ करेंगे, यूटल को यूज़ करके, यूटल डॉट डाटा, इसको यूज़ करके इसके अंदर जो डाटा लोडर है इस क्लास को हम यूज़ करके डाटा को जो है बैचेस के अंदर कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद फिर हम एक लूप लिखेंगे जिसके अंदर बार बार हम डाटा लोडर के ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे जो हमें एक एक बैच रिटर्न करके देगा। हम ये हमारा जो नेटवर्क है इसका जो मॉडल हम बनाएंगे, इसका जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसे हम ये जो हमें डाटा लोडर एक पूरा बैच देगा उसको हम वो उस बैच को हम किसी तरह से कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कोई उसे कन्वर्जन करके, मतलब ऐसा बना के हम इसे फुल्ली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क को हम सेंड कर सकें, तो उसे हम सेंड करेंगे। उसके बाद फिर क्या होगा? प्रेडिक्शन होगी। प्रेडिक्शन होने के बाद हम लॉस फाइंड करेंगे, और लॉस फाइंड करने के कॉन्टेक्स्ट में NN जो हमारी लाइब्रेरी है ये हमें डिफरेंट तरह के बने बनाए फंक्शन प्रोवाइड करती है, जैसे मीन स्क्वायर एरर है, जैसे क्रॉस एंट्रोपी है। तो अगेन उसी को हम यूज़ करेंगे, एरर फाइंड करेंगे। एरर फाइंड करने के बाद हमने बैकवर्ड पास, जैसे लास्टली मैंने आपको बताया था, लॉस डॉट बैकवर्ड, ऑटोमेटिकली ग्रेडियंट कंप्यूट हो जाएंगे। स्टेप वाले फंक्शन को कॉल करेंगे, ऑटोमेटिकली वेट्स अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, और ये लूप हम बार बार चलाते हैं। तो ये सारा कुछ जो है मैं अभी आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। ठीक है जी, कोई सवाल इस हवाले से? बिग पिक्चर में सारा कुछ जो भी आज हमने करना है मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी, क्लियर है? चलें जी, अब मैं ज़रा आपको दिखाता हूँ ये सारा कुछ क्या है। उमर 1 मिनट ब्रेक लगाएं। देखें जी, ये वाला कोड जिसके अंदर मैंने अभी जो नेटवर्क बनाया था आपको दिखाया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन और उसका पूरा ट्रेनिंग प्रोसेस जो है मैं आपको यहाँ पे शो करने लगा हूँ। सबसे पहले हमने टॉप लेवल जो पाईटार्च की जो पैकेजेस हैं उसको हमने इंपोर्ट किया। ठीक है, नज़र आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, उसके बाद फिर torch.nn जो भी मैंने, आप देखेंगे जो पैकेजेस के मैंने नाम लिए उनको हम डाउनलोड कर रहे होंगे, उनको हम इंपोर्ट कर रहे होंगे। इसके बाद torch.optim, इसको हमने एलियस इसका दे दिया optim। इसी तरह से देखें nn.functional, इसका नाम हमने रख दिया f, वो लोअर केस के अंदर था जो भी मैं लिख रहा था, लोअर केस के अंदर। ठीक है, अच्छा इसी तरह से देखें जरा torch.utils.data, इसके अंदर से हमने डाउनलोड किया किसको? डाटा लोडर। अच्छा जी, अब दूसरी साइड पे जो torch.vn के डिफरेंट पैकेजेस हैं उन्हें हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ये torch.vn को हमने इंपोर्ट किया। इसके बाद torch.vn.dataset, उसका नाम हमने रख दिया dataset। उसके बाद torch.vn.transform, नाम रख लिया हमने transform। चलें जी, आप ज़रा बड़ी तवज्जो से प्लीज़, ये जी पहली लाइन है, ज़रा गौर से देखिएगा प्लीज़। जिस लाइन
जिन सेट ऑफ लाइन को मैंने हाईलाइट किया है, आप इनको ज़रा गौर से देखिएगा, ठीक है। ये वाली लाइंस इनको ज़रा देखें। इसके अंदर क्या है, देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, mnest dataset डॉट mnest, और यानी कि मैंने mnest dataset का यहाँ पे बेसिकली ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है। इसको मैं पैरामीटर क्या पास कर रहा हूँ, देखिए जरा पैरामीटर क्या पास कर रहे हैं। सबसे पहले रूट, मतलब यहाँ पे आप डायरेक्टरी बताएंगे जिसके अंदर आप डाटासेट जा रहे हैं कि सेव हो जाए। डाटासेट के दो हिस्से हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। एक हिस्सा जिसके अंदर ट्रेनिंग है, एक फोल्डर है जिसके अंदर ट्रेनिंग एग्जांपल पड़ी हैं, दूसरे अंदर क्या है। और देखें ट्रेनिंग एग्जांपल के साथ दो चीज़ें हैं, एक एक्स से इंफॉर्मेशन है, एक हमारी वाई इंफॉर्मेशन है। एक्स से मुराद इमेजेस, वाई से मुराद उनके कॉरस्पॉन्डिंग लेबल्स, ये दोनों इंफॉर्मेशन यहाँ पड़ी है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इनके टारगेट्स और प्लस हमारी एक्स इंफॉर्मेशन, ठीक है। और इसी तरह से 10,000 जो है हमारे पास ट्रेनिंग एग्जांपल्स, टेस्टिंग एग्जांपल्स, ये दो डिफरेंट चीज़ें, ठीक है जी। अच्छा जी, अब जरा देखें मैंने वो mnest लिखा, उसके बाद क्या लिखा है, ट्रेन इज इक्वल टू ट्रू। दूसरा आर्गुमेंट, यानी कि अगर ट्रेन इज इक्वल टू फॉल्स लिखेंगे तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर टेस्टिंग डाटासेट डाउनलोड होगा, ठीक है। कहां से होगा अभी मैं आपको दिखाता हूं कहां से होगा। उसके बाद जी ट्रांसफॉर्म, देखें जरा, अब बड़ी तवज्जो से इस बात को प्लीज आपने देखें। ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्म डॉट जी टू टेंसर। जैसे मैंने कहा डाटा हमारा numpy के अंदर है, numpy रे है, उसे हमने टेंसर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये काम करेगी। मजे की बात, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन जस्ट एक नहीं अप्लाई, मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा डाटा नॉर्मलाइज करना चाहे वो भी कर सकते हैं आप, ठीक है। ये मैं अभी शो भी करता हूँ आपको। उसके बाद डाउनलोड को क्या लिखना है आपने, ट्रू। ये इसमें तो कोई मुश्किल बात नहीं। अब मैं जस्ट ना ट्रांसफॉर्मेशन को थोड़ा सा और बताने लगा, जस्ट कि ट्रांसफॉर्मेशन के जस्ट टेंसर नहीं हमने कन्वर्ट करना, बल्कि हम इसके साथ कुछ और मामलात भी कर सकते हैं। जैसे कि ये देखें ट्रांसफॉर्म का ना हमने एक और ऑब्जेक्ट बना लिया, कैसे करके देखें। इसका एक फंक्शन है जिसका नाम है कंपोज। मैं उसको कॉल करता हूं, उसके अंदर क्या लिखता हूं, अभी जस्ट सामने जस्ट क्या लिखा है, ट्रांसफॉर्म डॉट टू टेंसर। आप चाहे मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना तो उन्हें आप कंपोज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने देखें जरा, मैं लिखा टेंसर के अंदर कन्वर्ट भी करना है और नॉर्मलाइज भी करना है। किसको, जो डाटा आपने डाउनलोड कर लिया होगा उसको। तो आप इकट्ठा करके एक उसका नाम क्या रख दें, उसका नाम ट्रांसफॉर्म रख दें, कोई नाम रख दें उस ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो आप ये काम भी कर। अच्छा अब मजे की बात, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन यहां लिखा है ये क्या करता है, नॉर्मलाइज, ट्रांसफॉर्म डॉट नॉर्मलाइज। ये फंक्शन क्या करता है, देखें जो टू टेंसर है, टू टेंसर, ये डाटा को जनरली हमारा mnest dataset के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, उसके हर इमेज जो है ना एक चैनल का है, ग्रे स्केल इमेज है। क्या मतलब, उसके अंदर जो इंटेंसिटी वैल्यू है वो किस रेंज के अंदर होंगी, 0 से लेके 255 तक। यानी कि कोई मेरा mnest dataset का इमेज है उसके अंदर इंटेंसिटी वैल्यू क्या है, 0 से 1 to 50। लेकिन जो टू टेंसर ना, इसे पता क्या करेगा, उसे यानी कि उसे ना एक तो टेंसर के अंदर numpy से टेंसर के अंदर कन्वर्ट करेगा और एट द सेम टाइम उसका जो रेंज है ना उसको 0 से 1 के अंदर कन्वर्ट कर देगा, मतलब 255 से डिवाइड कर देगा। ऐसा करने से वो क्या आ गया, 0 से 1 तक। अब ये नॉर्मलाइज क्या करता है, बड़ी तवज्जो से, जिसकी जी नॉर्मलाइज क्या करता है, आपने यहां पे क्या लिखा, यहां दो टपल्स लिखे, एक ये है और एक ये। दिस इज बिलोंग टू मीन और दिस इज बिलोंग टू स्टैंडर्ड डिविएशन। यहां जो डाटा सेट का नाम लिखा है वो mnest नहीं है, बल्कि कौन सा है, C410। दिस इज अनदर डाटा सेट जो कि पाइटार्स के अंदर अवेलेबल है। डाटा सेट की क्लास के साथ आप जैसे यहां लिखा है डाटा सेट डॉट C4, वो भी क्या है, एक डाटा सेट है जिसकी 10 क्लासेस हैं और वो RGB इमेज है उसके अंदर, ठीक है। डिफरेंट तरह के
मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? चूंकि वो RGB इमेज है, इस वजह से यहाँ पे क्या लिखा है, तीनों चैनल के लिए अलग अलग से मीन वैल्यू लिखी है, तीनों चैनल के लिए अलग अलग से स्टैंडर्ड डिविएशन लिखी है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? अब देखें जरा होगा क्या। अब हमारे केस के अंदर हमने क्या करना है, अगर आप इस वाली चीज़ को अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप सिंपल लिखेंगे क्या, ये मिटा देंगे, ये तो नहीं लिखेंगे, जस्ट एक वैल्यू ये होगी, यानी कि जस्ट ये ऐसे कर लें कामा बस, क्योंकि हमारा चैनल ही एक है तो आपने एक ही मीन वैल्यू देनी है और एक ही स्टैंडर्ड डिवीएशन। इससे होगा क्या, ज़रा बड़ी मजे की बात है, बड़ी तवज्जो से देखिए हमारे केस के अंदर क्या होगा। हमें पता है कि नॉर्मलाइजेशन की फॉर्मुलेशन ये है, x माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीएशन। जी स्कोर याद है, हमने मशीन लर्निंग के अंदर किया, वही है सारा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, कोई मीन वैल्यू। देखें जरा, अगर मैं कहूँ मीन वैल्यू, अगर मेरे पास x की वो वैल्यू किसी पिक्सल की वैल्यू वो 0 है फॉर इंस्टेंस, तो 0 माइनस उस पर हम मीन क्या वैल्यू रखी है जी, हमने मीन क्या रखा हमने जी 0.5। स्टैंडर्ड डिविएशन भी क्या है, आंसर क्या आ गया जी, आंसर क्या आया -1। ठीक है। अब देखें जरा, ये तो मैंने, अगर मैं इसके अंदर रखता हूं वैल्यू क्या, इसके अंदर मैं वैल्यू रखता हूं 1, x की वैल्यू है 1, मीन मेरा 0.5 है, तो आंसर क्या आया जी, आंसर क्या आया 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5 इज इक्वल टू, क्या मतलब आपने इस वाली रेंज को नॉर्मलाइज कर दिया है -1 और 1 के दरमियान, यानी कि आपका डाटा -1 और 1 की रेंज के अंदर है। इसका मतलब क्या है, आपका डाटा बेहतर नॉर्मलाइज हो गया है। क्या मतलब, ट्रेनिंग ज़रा फास्ट हो जाएगी। ठीक है, ये सारी बातें हमने कि डाटा को आप कोई एक रेंज -1 से लेके -1 से लेके 1 के अंदर कर लें तो आपका डाटा जो है नॉर्मलाइज हो गया। अब आपका जो ट्रेनिंग प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाए। इस हवाले से हमने पहले बातें की हुई, कोई सवाल है तो कर लें, अदरवाइज आगे मूव करेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ में मैंने बेसिकली आपको ये चीज़ दिखाई है कि जस्ट टेंसर के अंदर नहीं, और भी जो है ट्रांसफॉर्मेशन वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट। अब अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, चलें ये मैं अभी थोड़ी देर तक आपको दिखाता हूँ दोबारा से ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। अच्छा जी, ये समझ आ गया। ये हमने ऑब्जेक्ट बना लिया है जिसका नाम है train_dataset। ऐसा करने से हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, हमारा जो ट्रेन डेटासेट डाउनलोड भी हो गया, उसके बाद उस पर हम ट्रांसफॉर्मेशन भी अप्लाई की। ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट हमारे डाउनलोडेड और ट्रांसफॉर्म्ड डाटासेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला ऑब्जेक्ट जिसका नाम है train_dataset। अच्छा, आप जरा बड़ी तवज्जो से प्लीज। दूसरी बात जी, यहाँ मैंने रखा बैच साइज। ये हमने 2 प्रोसेस स्टेप कर लिए हैं। एक कर लिए हमने डाउनलोडिंग का, जिसे मैंने एक्सट्रैक्शन कह दिया, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन का। अब अगला स्टेप हमने परफॉर्म करना, वो कौन सा, लोडिंग का। कि ऑब्जेक्ट बनाने लगे हैं जो बेसिकली जब हम उसे कॉल करेंगे वो हमें बैचेस जो है रिटर्न करेगा। तो वो कैसे बनाना है आपने, जैसे यहाँ पे इस वाली लाइन के अंदर आपको दिखाया ये हाँ जी, जैसे यहाँ पे ये क्या है, डाटा लोडर, और इसे आपने क्या पास किया, देखें जरा, इसे आपने ये वाली क्लास का ऑब्जेक्ट पास किया जिसका नाम है train_dataset। और अगली बात बड़ी तवज्जो से देखिएगा, आगे क्या किया आपने, बैच साइज की इंफॉर्मेशन आपने देनी। अगर आप नहीं देंगे ना, बाय डिफॉल्ट वो 1 होता है बैच साइज की वैल्यू। ठीक है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि बैच साइज बड़ा रखा जाए, तो आप जो बैच साइज यहाँ पे दें, जैसे 64 रखा है तो यहाँ पे बैच साइज 60। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, यानी कि 3 आर्गूमेंट हो गए यहाँ तक। ट्रेन, या आपने ट्रेन डेटासेट का ऑब्जेक्ट पास कर दिया, दूसरा बैच साइज इंफॉर्मेशन दे दी, तीसरा शफल। शफल का क्या मतलब है, शफल का मतलब ये है कि बिफोर के डाटा लोडर के बैचेस बनाने से पहले एक काम करे, क्या करे, सारे डाटा सेट को एक सफा शफल कर ले, और उसके बाद हमें 64 के बैचेस हमें दे।
ठीक है, तो शफलिंग वाली बात समझ आई। इसका क्या फ़ायदा होगा? शफलिंग का फ़ायदा ये होगा, देखें ज़रा इस बात को, शफलिंग का फ़ायदा इस बात को मैं कुछ ऐसे करके एक्सप्लेन करूँ। फॉर एग्जांपल, आपने ना कैट डिटेक्शन या कैट क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं। आपने ना इमेजेस जो हैं वो खुद से बनाए हैं, खुद से कैप्चर किए हैं। आपने एक कैट थी जिसका कलर था ब्लैक, आपने उसके इमेजेस ले लिए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ उसके ना 64 इमेजेस ले लिए डिफरेंट ओरिएंटेशन के साथ, ठीक है, करीब से दूर से, उसके उस इमेज के अंदर कुछ नॉइस भी ऐड कर ली, सो एंड सो फोर्थ। इसी तरह से ना एक और बैच आपने बनाया जिसके अंदर जो कैट, जिस कैट की इमेज लिए ना वो वाइट कैट थी, उसके भी 64 इमेजेस आपने ले लिए। तीसरा एक और कैट थी, उसके भी डिफरेंट इमेजेस ले लिए, वो ना ब्लैक थी ना वाइट थी, वो किसी और कलर की थी, एंड सो ऑन। अब देखें, अब आपने नेटवर्क को ट्रेन करने के लिए क्या किया? पहला बैच सेंड किया जो 64 का था। ऐसा करने पे हुआ क्या? इस प्रोसेस के दौरान फॉरवर्ड पास प्रोसेस हुआ, मतलब जो वेट्स थे उनको यूज करके हुए प्रिडिक्शन की, और प्रिडिक्शन करने के बाद हमने लॉस फाइंड करना था। लॉस फाइंड किया और यकीनन हमें लगा पहली दफ़ा लॉस तो बहुत बड़ा है, तो फिर आपने बैकवर्ड पास किया, लॉस के पर्सपेक्टिव में वेट्स को ग्रेडियंट कंप्यूट किए, और उन ग्रेडियंट्स को यूज करके आपने क्या कर दिया? वेट्स को अपडेट कर दिया। इसका क्या मतलब? जब जैसे हमने वेट्स को अपडेट किया, हम अब अस्यूम करते हैं कि वो वेट्स या उन वेट्स की वजह से जो डिसीजन बाउंड्री आपने लर्न की है वो कैट्स और नॉट कैट, कौन सी वाली कैट्स? जो ब्लैक कैट्स थी उनको, और जो नॉट कैट थी उनको फर्क कर रही। ठीक है, अब देखें, ये तो एक बैच की पूरी कहानी मैंने आपको सुनाई जो कि ब्लैक कैट्स की थी। उसके बाद आपने वाइट बैच वाला जो था बैच वो सेंड कर दिया। जैसे ही वाइट बैच सेंड किया, दोबारा नेटवर्क तो परेशान हो गया, तो ये तो ठीक है, कुछ कैट्स तो हैं लेकिन इनका कलर तो कुछ और है, ठीक है। तो फिर क्या मसला हुआ? दोबारा लॉस की वैल्यू एक बड़े आने के चांसेस हैं। तो अब देखें जरा, जैसे ही लॉस एक बड़ा आया, उस लॉस की बुनियाद पे आपने ग्रेडियंट्स कंप्यूट किए और फिर दोबारा से वेट्स को अपडेट किया। अब जो डिसीजन बाउंड्री लर्न की ना वो बहुत ज्यादा फेवर कर रही है किस वाली कैट्स को? जो मतलब ऐसी डिसीजन बाउंड्री लर्न की जो फर्क करती है वाइट कैट्स को और नॉट कैट। अब तीसरा बैच देखें जरा, आप तीसरा बैच आपने सेंड किया जो ना ब्लैक था ना वाइट था, वो कोई और था। अब जो वेट्स आपने पहले लर्न किए तो वो परेशान हो गई, ये तो कोई और ऑब्जेक्ट हमें लग रहा है, ठीक है। तो अब ओवरऑल हुआ क्या? बेसिक अब नेटवर्क ने उस कैट के मुताबिक, उन कलर की कैट के मुताबिक जो है डिसीजन बाउंड्री लर्न करने की कोशिश की, ठीक है। मेरा सारा कहानी ये सुनाने का मकसद क्या है? बार बार इस तरह के डाटा सेट को, जो हर एक बैच दूसरे से जब डिफरेंट होगा, हर बैच दूसरे जब डिफरेंट होगा, नेटवर्क को कन्वर्ज करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसका सोल्यूशन फिर क्या है? आप जो बैचेस हैं उन्हें शफल कर लें। मतलब इसका सोल्यूशन क्या है? आपने पूरे डाटा सेट को शफल कर लें और उसके बाद बैचेस बनाएं। क्या मतलब? अब हर बैच के अंदर मुख्तलिफ कलर की या डिफरेंट वेरिएशन वाला डाटा जो है वो आएगा। बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा था, ये जो मैंने डिफरेंट कलर का नाम दिया, समझाना जस्ट ये चाह रहा था कि डिफरेंट वेरिएशन वाला डाटा एक बैच के अंदर होना चाहिए, जिससे फायदा ये क्या होगा कि आपका नेटवर्क जल्दी कन्वर्ज कर जाएगा, जल्दी उस डिसीजन बाउंड्री को लर्न कर लेगा जो हमें एक्चुअली चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए शफल का लफ्ज़ इस्तेमाल करें। अच्छा, ना सिर्फ शफल, इसके साथ एक और कीवर्ड है, इसके साथ एक और पैरामीटर है जिसका नाम है, मैं आपको दिखाता हूं। यहां अगर आप देखें, ये देखें शफल के साथ ये एक और पैरामीटर लिखा है जिसका नाम क्या लिखा है? यहां पे क्या लिखा है? नंबर अंडरस्कोर वर्कर, ठीक है। अब ये चीज क्या है? नंबर अंडरस्कोर वर्कर से मुराद, देखें जनरली अभी हमने टेंसर की बात की है और हमने कहा टेंसर का मामला जीपीयू के साथ हम चाह रहे हैं, जो हमारा कंप्यूटेशन जो प्रोसेस है ना बहुत जीपीयू को यूज़ करने का मकसद ये था पैरेलल प्रोसेसिंग बहुत फास्ट हो, और उसके अंदर हमने टेंसर की बात कर ली कि टेंसर जो है फेवर कर रहा होता है उसे कंप्यूटेशन को फास्ट करने के हवाले से। टेंसर हमें फेवर कर रहा होता है कि उसके साथ बैक
ग्रेडियंट कंप्यूट करना बड़ा आसान है, उसके अंदर एक एट्रीब्यूट है जो ग्रेडियंट का है, एंड सो ऑन। इस तरह की बातें हमने लास्टली की थी। अब देखें क्या मतलब, जब जीपीयू की हम बात करते हैं कि उसके साथ हम ट्रेनिंग करवाना चाह रहे हैं, या इवन सीपीयू के साथ भी ट्रेनिंग करवाना चाह रहे हैं, तो डाटा तो हमारा हार्ड डिस्क पे पड़ा है या एसएसडी पे पड़ा है। अब देखिए, एक तरफ है हमारा प्रोसेसर, सीपीयू या जीपीयू, उसकी जो मेमोरीज है ना, मतलब उसका जो रजिस्टर है या उसकी जो अपनी कैश है, ठीक है, उसकी जो अपनी उसके करीब करीब जो मेमोरी है, उस पे जो प्रोसेसिंग है बहुत फास्ट होती है, वहाँ से डाटा को एक्सेस करना उसके लिए बहुत फास्ट है एज कम्पेयर टू हार्ड डिस्क, एज कम्पेयर टू एसएसडी। मतलब उसने एक बैच को प्रोसेस कर दिया है, अब चाह रहा है नेक्स्ट बैच फटाफट मुझे दिया जाए, तो वो जो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ फटाफट, वो हमें कैसे मिलेगा? इसका मतलब हमारे पास कोई और प्रोसेस होना चाहिए जो उसे हेल्प आउट करे। वो क्या हेल्प आउट करे कि कुछ एडवांस में उसे बैचेस जो है ना उसे दे दे, तो वो किसी कैशे के अंदर या किसी क्यू के अंदर लगा के रख दे, ये लो मैंने एसएसडी से या मैंने हार्ड ड्राइव से वो बैचेस ले लिए, अब तुम इसे प्रोसेस कर लो ताकि तुम्हें डिले ना हो। ठीक है, यानी कि सीपीयू की और जीपीयू की जो प्रोसेसिंग है उसको फास्ट करने के लिए ये नंबर ऑफ वर्कर का आइडिया है। जितने नंबर ऑफ वर्कर रखेंगे इसका मतलब उतनी स्पीड ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अगेन ये जो पैरामीटर हैं, जो बैच साइज की मैंने बात की है या नंबर ऑफ वर्कर की बात की है, इट वेरीज फ्रॉम मशीन टू मशीन। अगर आपकी मशीन बड़ी हल्की सी है, ठीक है, तो अगेन नंबर ऑफ वर्कर भी कम होंगे, बैच साइज भी कम होगा। लेकिन अगर आपके पास एक एफिशिएंट मशीन है तो यकीनन उस पर नंबर ऑफ बैचेस और जो नंबर ऑफ वर्कर है उनका साइजेस बड़े होंगे। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, तो अगेन दिस इज आल्सो अनदर पैरामीटर जिसकी हम बात कर रहे हैं डाटा लोडर के कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा जी, अब जरा यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अभी तक हमने जस्ट एक बात की है, डाटा सेट कैसे डाउनलोड करना है। डाटा सेट यानी कि ये प्रोसेस किया है हमने ट्रेनिंग डाटा सेट के लिए। ट्रेनिंग डाटा सेट के लिए डाउनलोडिंग, ट्रांसफॉर्मेशन और लोडिंग, यानी कि उसके बैचेस बनाने वाला ऑब्जेक्ट वो बना लिया। ठीक है, ये मैंने काम किया ट्रेनिंग के लिए, यही काम हमने करना है टेस्टिंग डाटा सेट के लिए। ठीक है, तो वो आपको नीचे नजर आएगा, ऐसे लिखा है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात जाते हुए मैं ये भी बता दूं, देखिए जरा, अगर आपने रखा है ना, ये जस्ट एक बात और ऐड कर, ये जो बैचेस हमें देगा ना, वो जो टेंसर होगा ना वो इस तरह का होगा। प्लीज ये बड़ी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हर लाइब्रेरी के अंदर जो टेंसर की इंफॉर्मेशन है ना वो डिफरेंट है। मतलब ये हमारा टेंसर है जिसके अंदर 4 इंफॉर्मेशन आपको नजर आ रही है। ये एक टेंसर की शेप को मैंने शो किया है, 4 डायमेंशनल बेसिकली ये टेंसर है जिसके अंदर 4 इंफॉर्मेशन है हमारे पास। पहली इंफॉर्मेशन क्या शो कर रही है बता सकते हैं आप? शाबाश, नंबर ऑफ बैचेस, कि एक बैच के अंदर कितने नंबर ऑफ इमेजेस हैं। नंबर ऑफ इमेजेस इन वन बैच, एक बैच के अंदर 64 इमेजेस हैं। दूसरी डायमेंशन क्या बता रही है? सॉरी, इमेज का, शाबाश, नंबर ऑफ चैनल्स। हमारा एमएनएस सेट का है तो ग्रे स्केल है, एक ही चैनल है इसका, तो इसका मतलब क्या है 1। और आगे क्या है 24, 28/28, ये क्या इंफॉर्मेशन है? ये हाइट की इंफॉर्मेशन है। ये एमएनएस सेट है, इसकी हाइट और विड्थ जो है 28/28 है। ठीक है, 28 ही इसकी विड्थ है, 28 ही हाइट है, तो ये हाइट को बताएगा 28 और दूसरा इसकी विड्थ को बताएगा। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? और मैं अभी जो कह रहा हूँ ये वेरी करेगा। मतलब अगर आप कैफे की बात करें ना, दिस इज अनदर डीप लर्निंग फ्रेमवर्क, वहाँ पे इस ऑर्डर के अंदर नहीं ये इन्फॉर्मेशन, उसके अंदर बिल्कुल इससे उल्ट है, बैचेस एंड पे हैं। तो जब भी बीइंग अ मशीन लर्निंग इंजीनियर आपने किसी कोड को डिबग करना हो ना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल कि आप हमेशा उस लाइब्रेरी के टेंसर की इंफॉर्मेशन को ज़रूर नोट करें। ठीक है, क्योंकि इस वाले फेज से मैं गुजरा हुआ हूँ तो इस वजह से मैं आपको ये वाली बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस तरह से ये टेंसर की इंफॉर्मेशन होगी इन पाइटार्स। अच्छा जी, अगली बात टेस्टिंग। अब जो मैंने ट्रेनिंग के साथ किया यही टेस्टिंग के लिए करें। ये देखें, ये वाला कोड जस्ट आपने ट्रेन के अंदर क्या लिखना है, ट्रेन के आगे क्या लिख दिया, फॉल्स। अच्छा, एक चीज मैं और ऐड करता हूँ,
अभी मैंने कहा ऐसा करने से डाटा जो है टेस्टिंग, मतलब इस वाले केस के अंदर टेस्टिंग डाटा सेट डाउनलोड होगा। अब वो कैसे होगा बता, देखें मैंने आपको MNS डाटा सेट की क्लास ही दिखा दी है जो पाईटार्च के अंदर अवेलेबल है। कहाँ पे अवेलेबल है, मैं पहले वो लिंक आपको शो करूँ। मेरी मशीन के ऊपर ये देखें जरा, इस फोल्डर के अंदर क्या फोल्डर है, मतलब एनाकोडा एनवायरनमेंट, लास्टली मैंने बताया था आप एनाकोडा एनवायरनमेंट जो है वो बना लें, उसके अंदर पाईटार्च को इंस्टॉल कर लें। तो देन आप, जैसे मैंने अपने सिस्टम के ऊपर काफ़ी सारी इन्वायरमेंट्स बनाई हुई हैं, डिफरेंट पाईटार्च के जो समझ लो वर्जन है वो मैंने इंस्टॉल किए हुए हैं विद टाइम, और मैंने हर वर्जन को एक ख़ास, हर जो पाईटार्च जो मैं इंस्टॉल कर लूँ उसमें एक ख़ास तरह की जो कोड्स हैं उन्हें मैं रन कर रहा होता हूँ। यानी कि जो भी मॉडल मैं डाउनलोड करता हूँ उसकी जो कंपैटिबिलिटी होती है उसके मुताबिक मैं जो है इन्वायरमेंट बना लेता हूँ। तो एक अंदर मैंने एक इन्वायरमेंट बनाई है जिसका नाम है PT3 पाइथन 3 समझ ले वर्जन। उसके अंदर अच्छा किसी भी इन्वायरमेंट, वहाँ पर लाइब्रेरी आपको मिलेगी lib, उसके अंदर है साइड पैकेज, उसके अंदर आपको टॉर्च विजन, टॉर्च, ये सारी चीज़ें आपको नजर आएंगी। साइड पैकेज के अंदर आपको सारे पैकेज जो हैं वो नजर आएंगे, और इसके अंदर है डाटासेट के नाम से एक पैकेज। उस फोल्डर के अंदर मैंने, हमारे पास क्लास है जिसका नाम क्या है, काफ़ी सारी क्लासेज हैं, एक क्लास है जिसका नाम क्या है MNS। अब मैं उसको ओपन करूं, ये मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? मैं आपको अपने फोल्डर के अंदर, मैं अगर आपको ऐसे करके इसको यहाँ से, यानी कि आप अपनी अपनी मशीन पे भी दे सकते हैं कि ये डाटासेट की क्लास कहाँ है, डाटासेट की क्लासेस कहाँ पे हैं। तो मैं अगर आपको ये देखें ज़रा, मैं जस्ट यहाँ पे ये देखें, ये मैंने इसी पाथ पे गया, और ये देखें ज़रा, ये काफ़ी सारी क्लासेस हैं, और हम कौन सी यूज़ करने जा रहे हैं, ये देखें MNS डाटासेट ये है हमारा। इससे मैं ठीक है, तो ये है जी MNS डाटासेट। मजे की बात देखें जरा, अभी मैं कह रहा हूँ डाउनलोड होगा, कहाँ से वो डाउनलोड होगा, ये देखें पहली बात, ये MNS डाटासेट ये है जी क्लास, ठीक है। कहाँ से डाटा लोड होगा, ये डिफाइंड है URL इसके अंदर, ये देखें यहाँ से ये डाटासेट जो है वो डाउनलोड होगा। इसके अंदर सिर्फ, और इसके अंदर सिर्फ ये चीज़ ही डिफाइंड नहीं है, और देखें इस क्लास के, और स्टार्ट पे शायद मैंने ये बात बताई, इस क्लास के अंदर ही डिफाइंड है गेट आइटम, और ये देखें लेंथ। आप सीख सकते हैं कि इसने कैसा लिखा, जो अभी आपको होमवर्क दिया है ना, मैंने नीचे यहाँ पे लिखी थी डाटासेट क्लास, कि उसको आपने इंप्लीमेंट करना है, उसको एक्सटेंड करना है, और दो फंक्शन को आपने इंप्लीमेंट करना है, एक का नाम है गेट आइटम और दूसरे का नाम है लेंथ। अगर आप उसे इंप्लीमेंट करेंगे तो देन आप इस काबिल होंगे, अपनी क्लास बनाएंगे, जस्ट लाइक कि जिसके अंदर आप यानी अपनी क्लास बनाएंगे जिसका डाटा आप, जैसे जैसे मैं लोडर को कॉल करूंगा वो आपका बैचेज एक एक बैच का मुझे रिटर्न करके देगा। यानी कि जिस तरह से ये क्लास बनी है ऐसी ही क्लास आपने बनानी है। ये बात समझ आ रही कहीं? ठीक है, तो बनाने का तरीकाकार क्या है कि आपने डाटा सेट की क्लास को, यहाँ जो मैंने लिखा था डाटा सेट, उसको एक्सटेंड करना है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर कोड शेयर किया है, क्लास लेक्चर के एंड पे मैं दोबारा से बताऊंगा। तो वो यही बातें यहाँ पे भी लिखी हैं, कैसे गेट को यूज़ करना है, कैसे आपने लेंथ वाले फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना है। लेंथ वाला फंक्शन आपको डाटा सेट का साइज बताता है, गेट आइटम एक बैच आपको रिटर्न करके देगा। अच्छा जी, अच्छा सिर्फ यहाँ पे मज़े की बात, सिर्फ MNS सादा MNS डाटा सेट नहीं है, फैशन MNS डाटा सेट भी है, जिसके अंदर क्या है, टोटल क्लासेस 10 ही हैं, लेकिन इसके अंदर कैसे आइटम है वो मज़े की बात है। देखिए उसका URL ये है जहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। इसके अंदर क्लासेस कैसी हैं, इंटरेस्टिंग, जैसे जी ट्राउज़र, टी शर्ट, ट्राउज़र्स, ड्रेस, कोट, सैंडल, बैग, एंकल बूट्स, सो एंड सो फोर्थ। इस तरह के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिफाइन है, इस तरह की इमेजेस डिफाइन है इसके अंदर। टोटल हैं कितने, इंटरेस्टिंग बात, कितने हैं, 10 ही, ठीक है।
तो ये यानी कि ये बहुत ज़्यादा रिजेंबल हो रही है किसके साथ, एमनेस्ट। आप जस्ट वहाँ पे जहाँ मैंने एमनेस्ट डेटा सेट लिखा, एमनेस्ट लिखा था, वहाँ लिख दें फैशन एमनेस्ट। तो आपका प्रोग्राम के अंदर जो लोडिंग का प्रोसेस होगा, एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस होगा, यहाँ से डाटा जो है डाउनलोड होगा इन यूआरएल्स, ट्रेनिंग का और टेस्टिंग। ठीक है, तो जस्ट आप इसे यूज़ करें। अच्छा, इसके अलावा और भी क्लासेस हैं, उन्हें प्लीज़ आप एक्सप्लोर कर लीजिएगा अपनी सहूलत के लिए। मैं दोबारा आ जाता हूँ अपने ही कोड पे। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई। ये मैंने सारा कुछ ट्रेनिंग सेट के लिए लिखा कि मैंने उसका ऑब्जेक्ट बनाया है जो कि टेस्टिंग डेटा सेट का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये टेस्टिंग डेटा सेट लोड होगा, उसको टेंसर के अंदर कन्वर्ट करेंगे, नॉर्मलाइज करना तो नॉर्मलाइज कर लीजिएगा। उसके बाद लोडर का हमने भी ऑब्जेक्ट बनाया है जिसका नाम हमने टेस्ट लोडर रखा है। यहाँ तक कोई सवाल जी? वही बातें यहाँ पे रिपीट हुई। अगला काम, अब हम अपना न्यूरल नेटवर्क बनाने लगे हैं। तो उसके लिए हमने कैसे बनाना है जी? नाम क्या रखा हमने? NN। इस क्लास को यानी एक्सटेंड किया हमने किसको? NN डॉट मॉड्यूल क्लास को, और अपनी नई क्लास बनाई। ठीक है, और इसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टर लिखा। ठीक है जी, ये बात समझ आ रही है? यहां कंस्ट्रक्टर लिखा। उसके बाद अगली बात क्या है? ये NN डॉट मॉड्यूल के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं। आगे क्या है? हमने कहा जो नेटवर्क बनाना है वो कैसा है? कैसा नेटवर्क की बात की हमने जी? अभी बनाया था थोड़ी देर पहले, कि जिसकी 2 लेयर्स हैं, लर्नेबल 2 लेयर्स हैं। यहाँ 50 न्यूरॉन्स इस पे हैं और 10 इस पे हैं। ये हमारा नेटवर्क है। तो देखें जरा, चूंकि नेटवर्क है, फुल्ली कनेक्टेड नेटवर्क है। ठीक है, हर इनपुट अगली लेयर के हर न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड है। तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? NN डॉट। ठीक है, इसको क्या पास करेंगे? इनपुट साइज। देखिए ये हमारा जो टेंसर होगा ना, यानी कि ये जो एक्स इंफॉर्मेशन है, जो हमारा एक बैच है, उसको हमने फ्लैट करने की जरूरत होगी। टेंसर जब लोड किया तो उसकी डायमेंशन तो ऐसे है ना, 64 128 बाय 28। लेकिन न्यूरल नेटवर्क को क्या हम ऐसे ही देते हैं इनपुट? नहीं, उसे हम हमेशा क्या करते हैं? फ्लैट। क्या मतलब? इन सारी इंफॉर्मेशन को आपने फ्लैट कर, अगर 3G चैनल है तो अगेंस्ट उसे फ्लैट करिए जैसे पहले करते रहे आप। ठीक है, तो फ्लैट करने के बाद 64 आपके पास बैचेज हैं, उन्हें आप सेंड करें। जस्ट लाइक आपकी डिजाइन मैट्रिक्स अब क्या होगी, जिसके अंदर 64 एग्जाम्पल होंगी और हर एग्जाम्पल कैसे करके फ्लैट पड़ी होगी। ठीक है, ये बात समझ आई? अच्छा जी, और हाँ यहाँ थोड़ी सी डिफरेंट है बात कि 64 रोज हैं। इसका मतलब क्या है? अब हमारी जो एग्जाम्पल फ्लैट करके हम रखेंगे ना, वो इस तरह से करके नहीं रखेंगे जैसे हम करते रहे हैं, हम ऐसे करके रखेंगे। ये पहली एग्जाम्पल है, ये दूसरी एग्जाम्पल है, ये पहली, ये दूसरी, एंड सो ऑन। लेकिन है हमारी डिज़ाइन मैट्रिक्स जिसे हम सेंड करेंगे। वो जो सारा कुछ किया था वो हमारी एक जिस कॉन्टेक्स्ट में हमने कोडिंग की थी वो हमें हेल्प आउट कर रहा था, इस वजह से हमने उसे ऐसे करके लिख दिया। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे होगा। अच्छा जी, ये इनपुट साइज। ठीक है, ये इनपुट साइज से मुराद क्या? आपने बताना है ये साइज कितना है, 784। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पे पास करनी है। यानी कि हर लेयर के ऊपर आपने इनपुट और आउटपुट जो न्यूरॉन है उनकी इंफॉर्मेशन देनी है। यहाँ आउटपुट न्यूरॉन कितने हैं? 50, वही नजर आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से इनपुट कितने हैं? यहाँ पे 50 हैं। आउटपुट कितने हैं? नंबर ऑफ क्लासेस कितनी हैं? 10। और मजे की बात ये था, हमने इस क्लास का कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया जिसके अंदर हमने लेयर डिफाइन करनी होती है। ठीक है, अब जरा देखें, अब इस क्लास का हम फॉरवर्ड फंक्शन कॉल करने लगे हैं, फॉरवर्ड फंक्शन लिखने लगे हैं। उसके अंदर क्या करते हैं हम? ये कल भी बात हो रही थी, परसों भी बात हो रही थी, आज दोबारा से आपने ये एक्स इंफॉर्मेशन, मतलब
ये जो आपका 64/784, ठीक है, ये मैट्रिक्स इसे मिलेगी, जिस पे ऊपर उस बेसिकली उसने क्या करना है, वही सारा कुछ जो हम z कंप्यूट करते थे, यहाँ पे एक्चुअल z कंप्यूट होगा। देखें, सेल्फ डॉट fc एक ऑब्जेक्ट है, उसे हम क्या पास कर रहे हैं, उसे हम x पास कर रहे हैं। लास्टली बात की थी fc1 इज अ कॉलेबल ऑब्जेक्ट, वो खुद ब खुद ही इस लेयर के ये वाली इंफॉर्मेशन पास कर देगा। यहाँ यानी कि हमने, यानी कि ये बेसिकली इसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा क्या, इसके कॉरस्पॉन्डिंग z कंप्यूट होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग z कंप्यूट होगा। वो कैसे, w मल्टीप्लाई बाय x प्लस b, ठीक है। तो z बेसिकली हमें इस लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग ये फंक्शनैलिटी अचीव हो जाएगी। और फिर इसकी जो भी आउटपुट आएगी, z के बाद हम क्या कर रहे होते हैं जी, z के बाद हम क्या कर रहे होते हैं, एक्टिवेशन अप्लाई कर रहे हैं। तो देखें हमने क्या लिखा, f डॉट रीलू, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था फंक्शनल के अंदर क्या है, डिफरेंट तरह के फंक्शन डिफाइन है। एक्टिवेशन फंक्शन जैसे रीलू है, हमने वो अप्लाई कर दिया, उसकी जो भी आउटपुट आई उसको भी हमने x कह दिया, यानी कि इनपुट को सारा ना यहाँ पे x के साथ, यानी कि जो भी डाटा ट्रेवल हो रहा है ना उसको x के साथ रिप्रेजेंट किया, कुछ भी नहीं, वरना हम तो डिफरेंट नाम रखते थे ना। तो यहाँ x, यानी कि इस लेयर की पहली आउटपुट जो आई है उससे भी x हमने नाम दे दिया, यहाँ पे भी x। अब दूसरी लेयर पे ऊपर जी दोबारा से इस वाली दूसरी लेयर को कॉल करना है, दूसरी लेयर fc2, उसको पास करेंगे इंफॉर्मेशन जो कि इस वाली लेयर से पास होगी। क्या कंप्यूट होगा, क्या कंप्यूट होगा, z2 बेसिकली दूसरी लेयर का, ठीक है। यहाँ z1 कंप्यूट हुआ था, यहाँ पे z2 कंप्यूट होगा, यहाँ a1 कंप्यूट होता होगा, यहाँ पे a2 कंप्यूट होगा, लेकिन हमने यहाँ पे उसका नाम x ही रखना है। और देखें आप मजे की बात, यहाँ पे z2 कंप्यूट यानी कि लीनियर फंक्शन ये अप्लाई कंप्यूट करने के बाद हमने क्या किया, इसके ऊपर कौन सा रैपर चढ़ाया, सॉफ्टमैक्स का। और इंटरेस्टिंग बात, अगर आप, ये बात समझ आ रही है, ठीक है, मुश्किल तो नहीं लग रही बात, अच्छा। और इंटरेस्टिंग बात, अगर आप ये f डॉट सॉफ्टमैक्स नहीं ना लिखते और आपने फंक्शन लिख दिया क्रॉस एंट्रोपी, तो पाइटार्च अंडर द हुड आपके लिए खुद ही सॉफ्टमैक्स फंक्शन को इम्प्लीमेंट आप नहीं कर दें, या खुद लिखते हैं, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जस्ट मैं चीज़ों को समझाने के लिए एक सीक्वेंस के अंदर रहें चीज़ें, मैंने यहाँ पे सॉफ्टमैक्स को एक्सप्लिसिटली लिख दिया। आप नहीं भी लिखेंगे तो वो खुद लिख देगा, ठीक है। अच्छा जी, और एंड पे जो वैल्यू आएगी वो रिटर्न कर देगा। ऐसा मतलब ये हमारी क्या होगी, दिस इज आवर आउटपुट, मतलब प्रिडिक्शन। यहाँ पे ये हमारी प्रिडिक्शन, जिसको यहाँ पे एक्स कह दिया इसने, ठीक है। तो ये जब अच्छा ये होगा कब, अभी नहीं हुआ, अभी तो ये क्लास हम डिफाइन कर रहे हैं। जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस ऑब्जेक्ट को हम, उस ऑब्जेक्ट जो कि कॉलेबल होगा उसको हम कॉल करेंगे, तो उसके करस्पॉन्डिंग ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड फंक्शन कॉल होगा। वो कैसे होगा अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, प्लीज़ इस वाले कोड को एक दफ़ा डिबग ज़रूर कीजिएगा। जैसे ही आप स्टेप इन करेंगे ना, मतलब कोड को आप रन कर रहे हैं, ट्रेनिंग लूप के अंदर हैं, तो जैसे ही आपने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया होगा और उस ऑब्जेक्ट को डाटा पास करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल कहाँ पे आएगा, इस फॉरवर्ड फंक्शन के अंदर आएगा, उसकी पहली स्टेटमेंट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैं सारी बातें क्या कह रहा हूँ, इसको मैं और एक्सप्लेन करता हूँ जी। ये ऐसा करने से हमने दूसरा काम कर लिया। क्या कर लिया है, दो काम किए हैं जी अभी तक हमने। एक, डाटा सेट के कोरस्पॉन्डिंग डाटा लोड कर ली, डाटा ट्रांसफॉर्म कर लिया और उसके बैचेस बना दिए। अगला काम हमने क्या कर लिया, नेटवर्क डिफाइन कर लिया, ठीक है जी। अब इससे नेक्स्ट, दिस इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जी। हाँ जी, अच्छा जी, ये लाइन क्या कर रही, शो कर रही है, ये लाइन नजर आ रही है आपको, ये लाइन क्या कह रही है, देखें जी। आपने हमेशा क्या करना है, अगर आपके सिस्टम पे सीपीयू है या जीपीयू है, आपने अपने डाटा को और अपने मॉडल को, दोनों को एक मशीन पे लेके आना है।
क्या मतलब, अगर आपका CPU है तो CPU पे आपका डाटा होना चाहिए, अगर आपके पास GPU है तो आपका डाटा प्लस आपका मॉडल दोनों कहाँ पे होना चाहिए, GPU पे होना चाहिए। ठीक है, तो उस हवाले से यहाँ पे हमने क्या किया, पहले ये चेक कर लिया है कि हमारे सिस्टम पे कौन सी मशीन अवेलेबल है। torch.CUDA इज अवेलेबल, ये चेक करती है, ये फंक्शन ये चेक करता है कि आपकी मशीन के ऊपर क्या GPU मशीन अवेलेबल है। अगर है तो उसका कोई लेबल लगा दें आप, जैसे मैं यहाँ पे लिखा है CUDA। एल्स अगर नहीं है तो क्या रिटर्न हो, ये स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगी किसको, मतलब डिवाइस के अंदर आ गई, मतलब ये इस डिवाइस के अंदर ये इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि वो आपकी जो मशीन है CPU है या CUDA है। ठीक है, अब जैसे आपको ये पता चल गया, अब आपने ये काम करना है, इस वाली इंफॉर्मेशन को यूज करके device.to वाले फंक्शन को कॉल करना है, जो कि ऑटोमेटिकली आपके डाटा को उस डिवाइस पे, आपके डाटा को यानी कि आपके डाटा के टेंसर को, बैच को कहां पे कर देगा, कहां पे ले देगा, उस मशीन पे, उस मशीन पे होना जरूरी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज फॉर एग्जांपल अगर आपका डाटा CPU पे है और आपका यानी कि आपके डाटा का जो टेंसर है वो CPU पे है और आपका जो मॉडल है वो GPU पे है, तो देन आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन सही नहीं होगी, एरर आ जाएगा, और ऐसा एरर आएगा जिसको पहचानना भी मुश्किल होगा। ठीक है, तो दिस अ हिंट, इस चीज़ का आपने प्लीज़ ख्याल करें। अच्छा जी, उसके बाद क्या किया है, यानी अभी जस्ट हमने डिवाइस फाइंड किया है, अभी हमने अब कन्वर्ट नहीं किया, ठीक है, शिफ्ट नहीं किया अपने डाटा को CPU पे या GPU पे, वो अभी हम करते हैं। इसके बाद जस्ट कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐड कर ली, इनपुट इमेज का साइज़ क्या है 784, समझ आ रही है बात। नंबर ऑफ क्लासेस 10 है, लर्निंग रेट हमें शो कर दिया। नंबर ऑफ इपॉक्स मैंने कितनी रख ली जी, नंबर ऑफ इपॉक्स समझ है ना, नंबर ऑफ इपॉक्स कितनी रखी है 2, क्या मतलब है इसका, नंबर ऑफ इपॉक्स क्या मतलब होता है इसका, इपॉक्स का क्या मुराद है, इपॉक्स आपको पता है क्या आता है, देखें जी, नंबर ऑफ बैचेस की समझ आ गई। देखें आप फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं आपके ऊपर, प्लीज़ बड़ी तवज्जो से इस बात को सुनो, बल्कि अभी मैं एग्जांपल भी शो करता हूं जिसको सॉल्व आपने करना है। मैं कहता हूं आपके पास टोटल एग्जांपल हैं वो हैं 40, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एग्जांपल 40। अब आपने ना इसके बैचेस बना लिए, कितने बना लिए 10, कितने बना लिए 10 बैचेस। हर बैच के अंदर कितनी नंबर ऑफ यानी कि मिनी बैच बना लिए, हर मिनी बैच के अंदर कितनी एग्जांपल आएंगी 4। बड़ी ही तवज्जो फरमानी है प्लीज आप। अब आपने क्या किया, लूप जो ट्रेनिंग लूप हम इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर क्या होगा, आप एक वक्त के अंदर एक ट्रेनिंग एग्जांपल को, एक बैच को आप रीड करेंगे। देखें इस लूप के अंदर आप एक ट्रेनिंग एग्जांपल रीड की, एक एक करके ट्रेनिंग एग्जांपल को रीड करते जाएंगे आप इस लूप के अंदर। पहले आपने फर्स्ट ट्रेनिंग एग्जांपल, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या हुआ, फॉरवर्ड पास, बैकवर्ड पास और वेट अपडेट, ठीक है, यही स्टेप होते हैं ना, फॉरवर्ड पास, लॉस कंप्यूटेशन या कॉस्ट कंप्यूटेशन और बैकवर्ड, और उसके बाद वेट अपडेट्स, यही होता है ना प्रोसेस, यही देखा ना हमने। अब इन 4 एग्जांपल के कॉरस्पॉन्डिंग हुआ, फिर उसके बाद आपने क्या किया, नेक्स्ट ये पूरा प्रोसेस के लिए इस 4 एग्जांपल के लिए हुआ। दूसरा स्टेप, इन ट्रेनिंग एग्जांपल को सेंड किया आपने, दोबारा से यही काम। ये लूप कितनी दफा चली कि सारी ट्रेनिंग एग्जांपल को आपके नेटवर्क ने देख लिया जी, ये लूप कितनी दफा चली, शाबाश 10 दफा। क्या मतलब 10 आइट्रेशंस हुई, प्लीज बड़ी तवज्जो सुनिएगा, ये 10 दफा लूप चली। इस लूप को ना कहते हैं नंबर ऑफ आइट्रेशंस।
यानी कि दो टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं ट्रेनिंग के कॉन्टेक्स्ट में। एक लफ्ज़ होता है जिसे आइट्रेशंस कहते हैं। हर आइट्रेशन एक बैच के साथ जुड़ी है कि एक आइट्रेशन एक बैच सेंड किया, दूसरी आइट्रेशन दूसरा बैच सेंड किया, यानी कि 10 आइट्रेशन के अंदर आपके मॉडल ने सारी की सारी एग्जाम्पल को देख लिया। क्या मतलब? उसके कॉरस्पॉन्डिंग फॉरवर्ड पास हुआ, लॉस कंप्यूट हुआ, बैकवर्ड पास हुआ और वेट्स हुए। अब ये 10 आइट्रेशंस बेसिकली बिलोंग करती हैं एक इपॉक के कॉरस्पॉन्डिंग। यानी कि इसका क्या मतलब है? आपका नेटवर्क सारी की सारी एग्जाम्पल को देख ले, दिस इज कॉल्ड वन बैच। इसको मैं ऐसा भी कर सकता हूं, आप डिजाइन मैट्रिक्स बनाएं जिसके अंदर 40 एग्जाम्पल हैं, एक बैच है जिसके अंदर 40 सारा ट्रेनिंग एग्जाम्पल डाटा सेट है। आप अब उसे आप सेंड कर देते हैं, यानी कि एक ही ट्रेनिंग है, एक ही आइट्रेशन, और एक आइट्रेशन के अंदर कितने नंबर ऑफ एग्जाम्पल हैं? 40। ठीक है, वही सेंड आपने कर दी तो क्या होगा? आपके नेटवर्क ने सारी की सारी एग्जाम्पल के कॉरस्पॉन्डिंग फॉरवर्ड पास भी कर लिया, लॉस भी कंप्यूट कर लिया, बैकवर्ड पास भी हो गया और वेट अपडेट भी। तो अब नंबर ऑफ आइट्रेशन भी एक है और इपॉक्स भी एक ही। एक इपॉक कंप्लीट हो गया, एक ट्रेनिंग एग्जाम्पल के कॉरस्पॉन्डिंग इपॉक कंप्लीट हो गया। जबकि पहले क्या हो रहा था? 10 ट्रेनिंग एग्जाम्पल 10 आइट्रेशन के कॉरस्पॉन्डिंग एक इपॉक होगा। ये बात समझ आ रही है? इपॉक का तल्लुक इस बात से है कि सारे का सारा डाटा आपके नेटवर्क ने एक दफ़ा देख लिया हो। देख लेने से क्या मुराद है? फॉरवर्ड पास, लॉस की कंप्यूटेशन, बैकवर्ड पास और वेट अपडेट। ये मेरी बात समझ आई कि नहीं? अगर आपको ये बात समझ आ गई है, प्लीज़ बड़ी ही तवज्जो से, अब मैं आपको एक छोटा सा क्विज देने लगा हूं जो आपने चलें ये क्विज है जी। पेपर के अंदर भी ऐसा कोई सवाल आ सकता है। ये आंसर 40 नहीं, इसका मतलब यह है 40 सेकंड के अंदर आंसर करें इस सवाल को जी। टोटल नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जाम्पल कितनी है? 40 नहीं है, बल्कि कितनी है? 80,000 है। एक बैच के अंदर 4 नहीं 50 एग्जाम्पल हम सेंड कर रहे हैं। एवरी आइट्रेशन एक लूप के अंदर जहां पे आप 50 एग्जाम्पल सेंड करते हैं, वो टाइम कितना ले रहा है? 30 सेकंड। आपने क्या फाइंड करना है? 3 इपॉक्स हों तो कितना टाइम लगेगा? किसके अंदर? आवर्स के अंदर। शाबाश, जल्दी जल्दी करें, जल्दी जल्दी, शाबाश। जी, टाइम नहीं ज्यादा, 40 सेकंड में से 20 सेकंड गुजर चुके हैं। जी शाबाश, जल्दी करें। जी बताएं जी। जी जनाब। जी क्या आंसर आया? क्या आंसर आया? बताएं, जल्दी करेंगे। 1। चलिए मेरा ख्याल मैं कर लेता हूँ। देखें जी, देखें जरा, एक बैच के अंदर कितनी एग्जाम्पल सेंड करते हैं? वेरी सिंपल ना, 50 एग्जाम्पल हम सेंड करते हैं नेटवर्क को, वो कितना टाइम लेता है? 30 सेकंड। टाइम फाइंड करना, इस वजह से हम ऐसे लिख रहे हैं। वही काई पता नहीं क्या इस मेथड को क्या नाम देते थे आप, वही लिखने लगा हूँ। बहुत आसान। 50 ट्रेनिंग एग्जाम्पल को कॉरस्पॉन्डिंग कितना टाइम लग रहा है? अगर एक ट्रेनिंग एग्जाम्पल हो तो नेटवर्क को कितना टाइम लगेगा उसको प्रोसेस कर? ये समझ आ रहा है? ईच आइट्रेशन से मुराद क्या? ईच आइट्रेशन के अंदर फॉरवर्ड पास, लॉस कंप्यूट करना, बैकवर्ड पास, वेट अपडेट करना।
ये पूरा प्रोसेस जो है वो कितना टाइम ले रहा है? 30 सेकंड। कितनी एग्जाम्पल कॉरस्पॉन्डिंग? 50। अगर मैं एक एग्जाम्पल सेंड करूंगा तो फिर कितना होगा? 30/50। और अगर हम कहें ये सारी एग्जाम्पल कितनी? 80,000, तो फिर क्या होगा? 30/50 मल्टीप्लाई बाय 80,000। सही है? ये क्या आ गया जी? ये मेरे पास क्या आ गया? सेकंड्स आ जाएंगे। लेकिन हमें क्या चाहिए? आवर्स। तो अब हमें पता है 1 आवर्स बराबर होता है 36 सेकंड से। सेकंड से कट गया, क्या बचा? आर। ये 1 आवर है, या आर में लिखो HR। ठीक है? अच्छा, मजे की बात प्लीज बड़ी वजह से 80,000 एग्जाम्पल को नेटवर्क एक दफा देख ले तो ये क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? ये क्या होगा? ये टाइम किसके लिए होगा? ये जो टाइम आएगा इसका आंसर, क्योंकि मैंने कंप्यूट किया अभी थोड़ी देर पहले, तो इसका आंसर आ रहा है 13.11 आवर्स। हाँ जी, ये क्या है? ये टाइम किसके लिए है? कितने इपॉक्स के लिए है? 1 इपॉक ना। अगर मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया नेटवर्क सारी की सारी एग्जाम्पल को देख ले तो वो क्या कहलाता है? 1 इपॉक। तो हमें कितनी ट्रेनिंग, सवाल क्या था? कितनी ट्रेनिंग एग्जाम्पल, कितनी इपॉक के लिए बताएं आप? तो इसको क्या मत करें, इससे मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ? 3 से। तो आंसर क्या आएगा? नियरली इज इक्वल टू 40 आवर्स। ठीक है? ये बात समझ आई? पेपर के अंदर ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। अच्छा जी, चलें जी दोबारा से। हाँ जी, इपॉक्स की बात समझ आ गई? चलें जी आगे। अच्छा जी, यहां आके मैंने क्या किया ये देखें जरा। इस स्टेटमेंट के अंदर क्या कर रहे हैं हम? जरा इंटरेस्टिंग बात रहा देखें जरा। इस स्टेटमेंट के अंदर हम 2 काम कर रहे हैं। पहला काम ये क्या, मैंने NN डॉट जी NN क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया, उसे क्या पास किया? साइज की इंफॉर्मेशन के जो हमारा इनपुट यहाँ पे x आएगा उसका फ्लैट करके जो हमने सेंड किया 64 बाय समथिंग जो नंबर लिखा था हमने 64 बाय 784। ये 784 यानी कि यहाँ पे 784 नंबर ऑफ क्लासेस, ये 10 ये पास किया। ऐसा करने से और साथ ही क्या किया, देखें अगली इंटरेस्टिंग बात, साथ ही क्या कर दिया? टू डिवाइस, क्या आपने मॉडल को शिफ्ट कर दिया CPU पे गया GPU पे। ठीक है? अच्छा जी, अब ये मॉडल मेरा ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है? नेक्स्ट, ये खत्म होने लगी बात, बस सारी चीजें कंक्लूड करने लगा बस मैं। ये देखें जरा जी, इसके बाद क्राइटेरियन NN डॉट, फंक्शन का नाम क्या है? क्रॉस एंट्रोपी। तो क्या होगा जी, सॉफ्ट मैक्स के लिए हमें लास्टली डिस्कशन कर रहे थे हम मल्टी क्लास का, वही चाहिए। फंक्शन का नाम, ऑब्जेक्ट का क्या नाम रख दिया? क्राइटेरियन। जब भी मैं इसको कॉल करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली 2 वैल्यूज को आपस में क्या फाइंड कर देगा? उनका क्रॉस एंट्रोपी लॉस फाइंड करके देगा। ये मेरी प्रेडिक्शन और मेरा एक्चुअल लेबर। अगली बात क्या है? ये ऑप्टिमाइजर मैंने यहाँ डिक्लेयर किया, ऑप्टिम डॉट एडम। इसको क्या पैरामीटर पास कर रहा हूँ जरा ये देख लें, इंटरेस्टिंग बात। 2 पैरामीटर, लर्निंग रेट और मॉडल डॉट पैरामीटर्स। जैसे ये स्टेटमेंट लिखे ना, ऑटोमेटिकली जो आपका मॉडल है ना उसके वेट जो है इनिशियलाइज हो जाएंगे। किस वैल्यू के साथ? आप लोग को जो पढ़ाया रैंडम इनिशियलाइजेशन, याद है आपको? रैंडम इनिशियलाइजेशन की रिफाइंड फॉर्म है। अगर आप उसके बारे में जानना चाहें तो डीप लर्निंग कोर्स के अंदर मैंने ये चीज़ें डिस्कस की थी। वो आइडिया है ज़ेवियर इनिशियलाइजेशन का, वो उसी की एक्सटेंशन है बेसिकली। रैंडम इनिशियलाइजेशन की एक बेहतर
एक्सटेंशन है, तो ऑटोमेटिकली वो जो ज़ेवर इनिशियलाइजेशन पैरामीटर है रैंडम वैल्यू के साथ इनिशियलाइज कर ले। चलें आप यही समझ, ठीक है। अच्छा जी, अगली बात ये है जी ट्रेनिंग लूप जो आपने पहले देखी, अब देखें उसको दोबारा से उसी ट्रेनिंग से। ये पहली लूप क्या रखी है हमने, देखिए जरा, इसके अंदर दो लूप्स हैं। ये इपॉक्स के साथ डील करने वाली, हमने दो इपॉक्स की बात की ना, दो इपॉक्स जनरली तो हम ज़्यादा चला रहे होते हैं, जस्ट फॉर द टाइम बीइंग मैंने दो इपॉक्स रखा। ये इपॉक्स के साथ जुड़ी है, ये आइट्रेशन के साथ जुड़ी है, यानी कि ये पूरे बैचेस को सेंड करने की बात हो रही है कि एक पूरे डाटा सेट को सेंड करने की बात हो रही है। यहाँ पे एक एक मिनी बैच को सेंड करने की बात हो रही है, यानी कि आइट्रेशन का तल्लक यहाँ पे देखें, ये आइट्रेशन को डील कर रही है और ये बैच को डील कर रही है। अब इसके अंदर इंटरेस्टिंग बात ये देखें जरा, ये है मेरा ट्रेन लोडर, ये है इनका ऑपरेटर, ये है एनुमरेट फंक्शन। एनुमरेट के बारे में जानते हैं आप, ये क्या करता है, शाबाश बताएं। आइट्रेशन, ये ना हर आइट्रेशन को कोरस्पॉन्डिंग एक नंबर रिटर्न करेगा कि पहली दफा, मतलब एनुमरेट आपको कॉल करेंगे ये 1 नंबर रिटर्न करेगा जिसे हम कहाँ रिसीव कर लेंगे, बैच आईडी के अंदर, ठीक है। अब जब ट्रेन लोडर पे अप्लाई होगा ना तो उसका इफेक्ट क्या होगा, ये ट्रेन लोडर को जब भी हम इनके थ्रू कॉल करेंगे तो ये क्या करेगा, ये एक बैच रिटर्न करेगा जो किसके अंदर आया। अब उस बैच के अंदर दो इंफॉर्मेशन है, एक हमारे इमेजेस हैं, दूसरा उनके कॉरस्पॉन्डिंग लेबल्स हैं। तो डाटा के अंदर हम इमेज की इंफॉर्मेशन रखेंगे, टारगेट के अंदर हम इनके कॉरस्पॉन्डिंग लेबल की इंफॉर्मेशन रखेंगे। यहाँ 64 जो है वो लेबल्स की इंफॉर्मेशन होगी, यहाँ 64 हमारे पास बैचेस की इंफॉर्मेशन होगी और टेंसर फॉर्म के अंदर होगी, ठीक है। अच्छा, अब मजे की बात देखें, यहाँ पे भी आके हमने क्या कर दिया, डिवाइस पे हमने शिफ्ट कर दिया, डाटा डॉट टू टारगेट डॉट टू, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फिर ये करने के बाद ये वाली लाइन क्या कर रही है, जरा देखिए, मैंने सारी डिटेल यहाँ लिखी हुई है, एक एक लाइन को कई अंदाज से एक्सप्लेन किया, बड़ी आसानी से आप इंशाल्लाह जब रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। हाँ जी, ये लाइन क्या कर रही है, देखिए ना, हमारा जो डाटा है वो तो इस फॉर्मेट के अंदर है ना, नेटवर्क को सेंड करना है तो इस फॉर्मेट के अंदर बनाना है, तो जस्ट यहाँ पे हमने से रीशेप कर दिया है, या व्यू के फंक्शन को यूज कर लें, रीशेप को यूज कर लें। ऐसा करने से अब हमारा डाटा सेट जो है वो इस फॉर्मेट से इस वाले फॉर्मेट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। यानी पूरा एक फ्लैट करने के बाद उसे आप सेंड कर। अब मैं देखें जरा, ये वाली लाइन देखें जरा, शाबाश, हाँ जी देखें जी, ये लाइन क्या है बता सकते हैं आप में से कोई, ये लाइन मॉडल डाटा, मॉडल इज नॉट अ फंक्शन, मॉडल इज अ ऑब्जेक्ट, लेकिन आप उसे कैसे कॉल कर रहे हैं, मॉडल और ब्रैकेट के अंदर क्या पास कर रहे हैं आप, डाटा, यानी कि आप ये डाटा पास कर रहे हैं इस मॉडल को, तो अंडर द हुड कौन सा फंक्शन कॉल होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग, और मैं हाईली रिकमेंड करूंगा प्लीज इस वाली लाइन को जरूर डिबग करें। जब आप इस लाइन को डिबग करेंगे ना, आप देखेंगे इस लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग ऑटोमेटिकली कंट्रोल कहां जाएगा, आपकी जो एन क्लास है उसके फॉरवर्ड फंक्शन की पहली लाइन के ऊपर कंट्रोल चला जाएगा। यानी क्या मतलब, अंडर द हुड इस फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग फॉरवर्ड फंक्शन जो है वो कॉल होगा, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, पहले जी कंप्यूट कर रहे हैं, फिर एक्टिवेशन रीलो अप्लाई कर रहे थे, फिर जी कंप्यूट कर रहे थे, और उसके बाद फिर हम सॉफ्टमैक्स अप्लाई कर रहे हैं। तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, आपके पास टोटल 10 वैल्यूज आपके पास आएंगी, ऐसे ही था ना। आप उन 10 वैल्यूज को इस्तेमाल करें और लॉस फाइंड करें। बस ये आखिरी बातें कंक्लूड कर रहे हैं हम। ये देखें जरा, आगे अगला हिस्सा क्या है, ये देखें जी, नेक्स्ट क्या है, देखें जरा प्लीज इस बात को जरा जी, यहां देखें, ये हमने प्रिडिक्शन की, और प्रिडिक्शन करने के बाद हम क्या करते हैं, लॉस फाइंड करते हैं, क्राइटेरियन को कॉल कर लें। अगेन क्राइटेरियन ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो आपको जस्ट ऑब्जेक्ट का नाम लेना है, दिस इज अ कॉलेबल ऑब्जेक्ट, जस्ट दो इंफॉर्मेशन पास करें, प्रेडिक्शन जो कि स्कोर के अंदर साथ लिखी है और साथ टारगेट्स, ठीक है।
जो ऊपर अभी हमने डिफाइन किए थे, जिसके अंदर लेबल होंगे, ये लेबल है, ये आपका प्रेडिक्शन है। जस्ट वो इन दोनों का खुद से ही फाइंड कर देगी क्या, लॉस। और कितनी वैल्यूज हैं, कितने इमेजेस हैं, 64 वैल्यूज आपके पास हैं, ठीक है। 64 वैल्यूज, यानी कि यहाँ पे 64, यहाँ पे 64, उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो है लॉस की वैल्यू फाइंड की है। तो ये बेसिकली आप इसे लॉस ना कहें बल्कि कॉस्ट कहना ज़्यादा मुनासिब है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये ऑप्टिमाइजर डॉट जीरो ग्रेड, ये क्या करता है? देखें जरा, कल मैं आपको एक बात बता रहा था कि केरास जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं है, उसके अंदर कोड करना मुश्किल, उसके अंदर कोई चीज़ एडिट करना बहुत ही मुश्किल है। आप जस्ट लिखें मॉडल डॉट फिट, उसे ट्रेनिंग एग्जाम्पल दें, उसे लेबल पास करें, नंबर ऑफ इपॉक्स दें, वो सारा, वो ये सारी लूप को खुद ही उसके आउटपुट आपको दे देगा, पूरी ट्रेनिंग कर देगा। जबकि यहाँ पे देखें पाईटार जो है वो फ्लेक्सिबल है। यहाँ पे आप देखें ये जीरो ग्रेड है ना, आप जीरो ग्रेड ना करें, आप किसी भी वेट को, जैसे मैंने कल आपको दिखा रहा डब्ल्यू डॉट ग्रेड, किसी भी लेयर के किसी भी वेट को आप इस तरह से गेट करें और इसे आप ऐड करते जाएं किसी वेरिएबल के अंदर, तो आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप नहीं करना चाह रहे तो इट्स अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, हमेशा आपको ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रिंसिपल दिखाया जाता है। किसी वेरिएबल को आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो पहले उसे क्या कर दें, उसे ज़ीरो कर दें, ठीक है। तो ये जस्ट लाइक सारे के सारे जो ग्रेडियंट्स हैं, डी डब्ल्यूज हैं, उन्हें आपने क्या कर दिया, ज़ीरो कर दिया। उसके बाद अगला स्टेप देखेंगे जी, ये देखें, ये हमने कर लिया लॉस फाइंड, ये प्रेडिक्शन की, ये लॉस फाइंड किया, ये हमने ग्रेडियंट को ज़ीरो कर दिया। हाँ जी, ये वाली लाइन लॉस डॉट बैकवर्ड क्या करेगी, बैकवर्ड पास, क्या मतलब, ग्रेडियंट कंप्यूट। और अच्छा मजे, और ये वाली बात ऑप्टिमाइजर डॉट स्टेप, ये क्या करेगा जी, वेट ऑपरेट कर दे, ठीक है। अच्छा जी, ये सारा पूरा प्रोसेस हो गया। बड़ी मजे की बात, एक और इंटरेस्टिंग बात है, ये पहले मैं नहीं बताया करता था, लेकिन मुझे लगा कि ये बात भी ऐड कर देनी चाहिए, पूरी ट्रेनिंग का प्रोसेस ही ऐड हो जाना चाहिए। देखिए हम ना हर आइट्रेशन के कॉरस्पॉन्डिंग वेट्स अपडेट हो रहे हैं। अब हम ये चाहें कि अगर मैं वेट्स अपडेट, ये वाले जो मेरे वेट्स हैं इन्हें मैं सेव ही ना करूं, आपने 100 दफ़ा फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग कर लिया, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, मैं आप टेस्टिंग डैशबोर्ड पे देखूं ये मॉडल जिसे मैंने ट्रेन किया वही कैसा परफॉर्म करता है, तो आप ठीक है देख सकते हैं। आपने फॉर एग्जांपल 2 घंटे या शाम 8 घंटे लगा दिए ट्रेनिंग पे, उसके बाद फिर आपने कहा अच्छा मैं आप टेस्ट करता हूँ, तो आपने टेस्ट कर लिया रिजल्ट। लेकिन अगर मैं एक दफ़ा आपने टेस्ट कर लिया, प्रोग्राम खत्म हो गया, वेट्स कहाँ गए पता ही नहीं, यानी कि वेट तो सेव नहीं किया आपने, वेट्स आर वेरिएबल्स, उन्हें तो सेव नहीं किया। तो अच्छी और अगर मैं कहूँ अगले दिन आपको जी वो बताएं जो कल आपने ट्रेनिंग की थी, रिजल्ट दिखाएं, आप कहें वो तो ट्रेनिंग मैंने 8 घंटे लगे थे और मैंने टेस्ट कर लिया तो वो इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आए या अच्छे आए थे, तो अब अगर आप दोबारा देखना चाहें तो मुझे फिर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस क्या है कि आप अपने मॉडल के ड्यूरिंग ट्रेनिंग ही जो वेट्स है ना, एक ख़ास इंटरवल के बाद, जैसे मैंने यहाँ पर रखे इंटरवल रख दिया, एक इपॉक, हर इपॉक के बाद मैं सेव करवा लूँ या हर 10 इपॉक के बाद सेव करवा लूँ, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो यहाँ मैं अपने मॉडल को और एट द सेम टाइम उसके वेट्स को जो है सेव करा। तो उसके लिए सिंटैक्स क्या है, देखें इधर, मॉडल डॉट स्टेट अंडरस्टूड डिक, इस वाले फंक्शन को कॉल करेंगे और यहाँ पाथ आप बता दें कि किसके अंदर आप सेव करवाना चाह रहे हैं। यानी कि यहाँ पे देखें मैं नाम उसका क्या रखना चाह रहे हैं, यानी कि इस मॉडल का क्या नाम रखना है, यहाँ मैंने नाम रखा है इस मॉडल का, ये स्ट्रिंग हर इपॉक से कॉरस्पॉन्डिंग आएगी। तो मॉडल का क्या नाम है, mnest_net, यहाँ पे इपॉक नंबर 1 होगी 1.pth। जनरली पाईटार से कॉरस्पॉन्डिंग लोग ये वाली एक्सटेंशन यूज़ करते हैं, तो मैंने ऐसा ही कोई एक्सटेंशन यूज़ की। और अगली ये लाइन बेसिकली क्या करें, मॉडल को सेव करते हैं, ठीक। ये है जनाब पूरा ट्रेनिंग प्रोसेस। अब उसके बाद आप वैलिडेशन करना चाह रहे हैं, तो वैलिडेशन वाला कोड मैं 2 मिनट के अंदर आपको दिखा देता हूँ, बस खत्म होने लगी ये बात यार, जस्ट वेट फॉर अ वाइल, नो प्रॉब्लम। मैं कोई एक्सप्लेन नहीं करने लगा, जस्ट 1-2 चीज़ें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, उन्होंने हाईलाइट कर दी, ठीक है। अच्छा देखिएगा यहाँ पे ये एक्यूरेसी, अब मैं ना वैलिडेट करना चाह रहा हूँ डाटा को, मैंने ट्रेनिंग कर ली, अब देखना चाह रहा हूँ
टेस्टिंग डेटा सेट पे वो कैसा परफॉर्म करता है। ठीक है, यानी कि एक्यूरेसी मैं देखना चाह रहा हूं मैं दोनों डेटा सेट पे, मैं टेस्टिंग डेटा सेट पे भी और ट्रेनिंग डेटा सेट पे, दोनों पे। यानी कि यहां मैं मॉडल पास करूंगा और यहां पे लोडर किसका, अगर मैं ट्रेनिंग डेटा सेट का लोडर पास करूंगा तो ट्रेनिंग डेटा सेट का पे मुझे एक्यूरेसी फाइंड करके देगा। अगर मैं टेस्टिंग डेटा सेट का लोडर पास करूंगा तो वो मुझे टेस्टिंग डेटा सेट का लोडर। अब मैंने जस्ट चेक करना है, एक्यूरेसी फाइंड करनी है। बड़ी तवज्जो से प्लीज, ट्रेनिंग नहीं करनी, ट्रेनिंग वाली लूप मैं आपको दिखा चुका हूं। अब उस ये लफ्ज मैं क्यों कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं, आपने क्या लिखा, जब कभी भी आपने अपने मॉडल को इवैल्यूएट करना है टेस्टिंग डेटा सेट पे, वैल्यूएशन डेटा सेट पे या ट्रेनिंग डेटा सेट पे, हमेशा आप क्या लिखेंगे, मॉडल डॉट वैल। इस फंक्शन को कॉल करना जरूरी है। इसका क्या मतलब है, ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से बड़े सारे जो ऑपरेशन जो जिनकी कंप्यूटेशन होती है वो नहीं होगी। जैसे मतलब मैंने कहा, जैसे रेगुलराइजेशन हम यूज करते हैं ना, रेगुलराइजेशन, इसी तरह से एक रेगुलराइजेशन का तरीकाकार है जिसे कहते हैं ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट क्या है, अगर आप उसके बारे में डिटेल्स में देखना चाह रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं, उसके अंदर डीप लर्निंग का कोर्स है, उसके अंदर मैंने डिस्कस किया हुआ है ड्रॉप आउट क्या है, आप उसे देख सकते हैं। जिससे रेगुलराइजेशन टेक्निक है, उसके अंदर बेसिकली उसके टेस्टिंग फेज के अंदर ना, उसके अंदर रेगुलराइजेशन अप्लाई नहीं हो रही हो, तो अब ट्रेनिंग के दौरान रेगुलराइजेशन अप्लाई हो रही होती है लेकिन टेस्टिंग टाइम पे नहीं हो रही होती। उससे रीजन है, वो आप डिटेल से वहां दे सकते हैं। तो अगर मैं चाहूं उसको डीएक्टिवेट करना तो मुझे जरूरी है मैं यहां पे अपने मॉडल के साथ क्या लिखूं, मॉडल डॉट वैल। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, तो एक बात तो ये, बस 2 मिनट दे दो भाई मुझे, फिर बंद हो जाना, जस्ट अ मिनट प्लीज। आप एक तो ये काम करना है, दूसरा एक इंफॉर्मेशन ये और दूसरी इंफॉर्मेशन ये। देखिए मैंने आपको ये बताया कि फॉरवर्ड पास के अंदर जब ट्रेनिंग के दौरान फॉरवर्ड पास हो रहा होता है ना, तो क्या हो रहा है, कंप्यूटेशनल ग्राफ रन टाइम पे बन रहा होता है, क्योंकि उस कंप्यूटेशनल ग्राफ को यूज करके पाइटार्च का इन्वायरमेंट ग्रेडियंट कंप्यूट करती है ड्यूरिंग बैकवर्ड पास। अब जब हम वैल्यूएशन कर रहे हैं उस वक्त ग्रेडियंट कंप्यूट तो नहीं करना ना, उस वक्त तो वेट्स ऑफ डेट या वेट्स के बारे में तो हमने कुछ नहीं करना। तो हम चाहते हैं कि भाई जितने भी वेरिएबल आप यूज कर रहे हो, जितने भी वेरिएबल यूज हो रहे हैं, चाहे डाटा के कॉरस्पॉन्डिंग चाहे पैरामीटर के कॉरस्पॉन्डिंग, उनके कॉरस्पॉन्डिंग ग्रेडियंट्स कंप्यूट नहीं कर, उनके कॉरस्पॉन्डिंग आपने कंप्यूटेशन ग्राफ नहीं बनाना, क्योंकि ग्रेडियंट्स कंप्यूट नहीं करने। तो ये लफ्ज इस वजह से यूज करते हैं विद टॉर्च डॉट नो ग्रेड। ये लिखने के बाद आप बाकी सारा वो प्रोसेस वही करेंगे कि आप डाटा को भी जो है वो शिफ्ट कर देंगे अपनी डिवाइस पे। इस तरह से आप अपने डाटा को लोड, अब देखें वो मॉडल सेव किया था, उसी मॉडल को यहाँ पे लोड कर लें और उसके बाद लोड करने के बाद ये बात समझ आ रही है ना मेरी, ये मेरा डाटा ट्रेनिंग डाटा या मेरा ये देखें ना, ये लोडर है, ये ट्रेनिंग लोडर भी हो सकता है, टेस्टिंग लोडर भी होगा। जो नीचे इस फंक्शन को जब आप कॉल करेंगे वो आप फिक्स करेंगे, डाटा का नाम भी बताएंगे, मॉडल का नाम भी बताएंगे। मॉडल वैसे नाम चले, मैं फॉर द टाइमिंग दोनों चीज़ें बताते हैं। तो यहाँ आपने क्या करना है, डाटा को डिवाइस पे शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे मॉडल का जो सेव आपने की हुई थी वेट्स और मॉडल, उन्हें आपने लोड कर लिया, मॉडल को भी डिवाइस पे ले गए। उसके बाद ये प्रेडिक्शन की, प्रेडिक्शन करने के बाद यहाँ पे आपने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर ली कि किस वाले 10 प्रेडिक्शन हुई थी ना, उनमें से कौन सी प्रेडिक्शन मैक्सिमम है। ठीक है, तो वो 2 इंफॉर्मेशन आपको देगी, वैल्यू और उसके कॉरस्पॉन्डिंग नंबर, कि कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा थी और कौन सा इंडेक्स था। यानी कि हमारे पास 10 इंफॉर्मेशन है ना, कौन सा वाला न्यूरॉन सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा था, वो नंबर आपको बेसिकली, अगर मैं कहूँ वो 1, ये 0, ये 1 एंड सो ऑन, इन्हीं इंफॉर्मेशन को जैसा हमने कंपेयर करना है। यहाँ पे जैसे कंपेयर किया है तो देखा है कि करेक्ट कितनी थी, उनको सम कर लिया और टोटल नंबर ऑफ सैंपल ये है हमारे, इनको डिवाइड किया तो आपके पास एक्यूरेसी आ गई। ठीक है, तो बस ये था सारा कुछ एक्यूरेसी फाइंड करने के वजह से। ठीक है, तो अब एक और आखिरी बात अगर मुझे वक्त मिल जाए तो, अब जस्ट एक चीज़, ये जो आपका असाइनमेंट है जिसको मैं पेपर के अंदर प्लीज़ पूछूंगा, आपने ये देखें मैंने क्लास इंप्लीमेंट कर ली है, प्लीज़ ज़रा देखिए, ये मैंने अपनी क्लास बनाई है जिसके अंदर मैंने हाई रेजोल्यूशन लो रेजोल्यूशन इमेजेस लोड किए हैं।
तो कैसे क्लास बनाते हैं कोई भी, जस्ट यहाँ पे वो सारा प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है इसके अंदर। इसी के अंदर मैंने सारा कुछ मतलब क्या किया है, गेट डाटा वाला मामला भी कर लिया, लेंथ वाला फंक्शन भी इसी के अंदर इंप्लीमेंट किया है, लोडर वाला काम भी इसके अंदर कर दिया है। प्लीज़ एक दफ़ा ज़रूर इसे देखिएगा, ये फाइल और इसके कॉरस्पॉन्डिंग डाटा मैंने यहाँ पे स्टोर किया हुआ है। अब आपने ये काम साइन डाटा सेट के लिए करना है, एक क्लास लिखनी है, बड़ी सारी हेल्पिंग चीज़ें भी मैंने आपको शेयर की हुई हैं उसके हवाले से। तो प्लीज़ ये सारा काम है जो आपने करना है। यानी कि क्या मैं बता रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दूँ, ये देखें ज़रा, ये इसके लिए गेट आइटम का फंक्शन इंप्लीमेंट हुआ पड़ा है और इसके लिए ये लेंथ वाला फंक्शन इंप्लीमेंट हुआ। इसको आपने साइन डाटा से, जो एग्जांपल आपको ट्रेनिंग जो हमने आपको असाइनमेंट दिया उससे ये करना। प्लीज़ जरूर कीजिएगा, मैं पेपर के अंदर ऐसे कोई सवाल पूछूंगा। ठीक है जी, कोई और सवाल है तो कर लें, अदरवाइज लेक्चर बस बंद कर। ठीक है जी, बस कोई और सवाल तो नहीं है।